61 अभिभावकों से मिले ईस्ट सी पीपुल्स हॉस्पिटल अस्पताल में भर्ती मरीज विभाग। लीशुरू थके हारे चेहरे के साथ इमारत से बाहर निकली। तुम कब वापस आए? यहाँ गाड़ी चलाकर आए जियांग चेन ने चिंता से पूछा। आज। जियांग चेन ने उदास और घुटन भरे रोगी भवन की ओर देखा। चाचा अब कैसे हैं? लीशुरू ने धीरे से सांस छोड़ी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। जियांग चेन जाहिर है इस तरह के पेशेवर चिकित्सा शब्द को नहीं समझ सका और उसने संकोच से पूछा, क्या ये गंभीर है? हृदय प्रत्यारोपण के बिना वह इस साल जीवित नहीं रह पाएगा। जियांग चेन चुप हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ईस्ट सी में ट्रांसफर होने की इतनी होड़ मची हुई थी। मामला पहले ही इतना गंभीर हो चुका था। हमने पहले ही पंजीकरण करा लिया है और हम हृदय मिलान की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगर उपयुक्त हृदय उपलब्ध हुआ तो हम हृदय प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उस समय जियांग चेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे सांत्वना दे। तुम्हारे पापा बीमार नहीं हैं, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? लीशुरू ने हल्की सी मुस्कान भी बिखेरी। मुझे भूख लगी है। मैं आज जल्दी से पूर्वी सागर की ओर गया और मैंने वास्तव में कुछ खाया नहीं है। चलो थोड़ी देर मेरे साथ खाना खा लो। जियांग चेन ने चुपचाप सिर हिलाया। दोनों अस्पताल से निकले और इत्तेफाक से सड़क किनारे एक रेस्तरां में चले गए। क्या आपको रहने के लिए कोई जगह मिल गई है? रास्ते में जियांग चेन को पता चला कि लीशुरू की माँ भी आई हुई हैं। इसकी उम्मीद तो थी ही। अपने पति की गंभीर बीमारी को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके साथ रहने की जरूरत थी। अस्पताल में रहने की जगह है। यह कोई अल्पकालिक मामला नहीं है। चाचा को कुछ समय के लिए ईस्ट सी में रहना होगा। आप हमेशा के लिए चाची को अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकते, है ना? जियांग चेन के याद दिलाने के बाद ही लीशुरू को इस समस्या का एहसास हुआ। कुछ दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उनके पिता की बीमारी रातों रात ठीक नहीं हो सकती थी। यदि उन्हें समय पर उपयुक्त हृदय मिल भी जाता और वे सर्जरी कर लेते, तब भी ऑपरेशन के बाद देखभाल की एक अवधि होती। इन सभी चीज़ों में समय लगता है। मैं इन दिनों बहुत व्यस्त था, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं अब अपनी माँ को रहने के लिए जगह ढूंढने में मदद करूंगा। शुरुई, तुम पहले से ही काफ़ी थकी हुई हो। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे रहने की जगह ढूंढने दीजिए। लीशुरू उसके शब्दों से स्तब्ध रह गई। जियांग चेन के साथ उसका रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती का था और वह भी बहुत ही साधारण किस्म का। यह इतना निजी मामला नहीं था, उसे इस बारे में उसे परेशान करना चाहिए था। लेकिन अपने पिता की गंभीर बीमारी के कारण उत्पन्न दबाव केवल शारीरिक थकावट ही नहीं था, बल्कि यह मानसिक रूप से भी उसे थका रहा था और उसने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति की इतनी तत्काल आवश्यकता महसूस नहीं की थी जिस पर वह भरोसा कर सके। तो आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। लीशुरू की अंतरात्मा ने उसे मना करने की याद दिलाई, लेकिन जब ये शब्द उसके होठों पर आए तो उसने फिर भी सहमति दे दी। इसके लिए धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? यह एक साधारण सा प्रयास है। चलो खाना खाते हैं। चाची को क्या पसंद है? मैं बाद में उसके लिए कुछ ले आऊँगा। लीशुरू ने अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं। घर लौटते समय वह नहीं रोई थी, अफरा तफरी भरे स्थानांतरण के दौरान भी वह नहीं रोई थी, लेकिन उस क्षण अचानक उसके दिल से खटास की एक तीव्र लहर उमड़ आई, जिससे उसका गला और नाक झंझनाने लगे, यहाँ तक कि उसकी दृष्टि भी धुंधली होने लगी। ताकि उसे कुछ भी असामान्य न लगे, उसने अपना सिर नीचे कर लिया और थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, आप फैसला करें। जियांग चेन इस बात को समझते हुए लड़की द्वारा दिखाई जा रही ताकत का खुलासा नहीं किया। चाहे वह कितनी भी ठंडी और अलग थलग क्यों न हो, अंततः वह केवल 20 वर्ष की ही थी। भोजन मौन में व्यतीत हुआ। बिल चुकाने के बाद जियांग चेन पैक किया हुआ खाना लेकर लीशुरू के साथ वापस अस्पताल चली गई। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ये लो, ये तुम्हारी चाबी है। अस्पताल विभाग की इमारत के बेसमेंट में जियांग चेन रुका, कार की चाबियां निकाली और लीशुरू को सौंप दी। लीशुरू के पास पिछले कुछ दिनों से स्कूल में फैली अफवाहों की परवाह करने की ऊर्जा नहीं थी और अपनी कार की चाबियों को देखकर उसने उन्हें तुरंत नहीं उठाया। तो फिर आप वापस कैसे जाएंगे? सबवे का इस्तेमाल करें, ये बहुत सुविधाजनक है। लीशुरू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अभी कार की जरूरत नहीं है, आप इसे रख सकते हैं। जियांग चेन ने जोर नहीं दिया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। लीशुरू चुप रही। जियांग चेन ने उसे पैक किया हुआ खाना दिया और फिर मुड़ गई। लीशुरू की आंखें झपकती रहीं, मानो वह किसी चीज से जूझ रही हो। जब जियांग चेन 7-8 मीटर दूर चली गई, तब अचानक उसने आवाज लगाई, इंतजार। जियांग चेन ने पीछे मुड़कर देखा। मेरे साथ ऊपर आओ, उसने कहा। ढलते सूरज की बची हुई रोशनी में लीशुरू का सादा चेहरा सुंदर और सौम्य लग रहा था। लिफ्ट में जियांग चेन अभी भी इस बारे में बुदबुदा रहा था कि उपहार खरीदे या नहीं, मानो वह उसके माता पिता से मिलने जा रहा हो। लेकिन सच कहें तो इस बैठक का असाधारण महत्व था। बस इतना ही काफ़ी है, मेरी माँ इतनी नखरे वाली नहीं है, उसने कहा। 8वीं मंजिल। लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकले।
इसके परिणामस्वरूप लीशुरू खुद थोड़ी घबरा गई और वार्ड के पास से गुजर गई, फिर अजीब तरह से वापस मुड़ गई। जियांग चेन ने उसे छेड़ा नहीं। उसने कमरे का नंबर देखा और खुद भी थोड़ा आशंकित महसूस करने लगा। आखिरकार उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। माँ, मैं वापस आ गई हूँ, उसने कहा। यह एक डबल रूम था। बाईं ओर बिस्तर के सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बेहोश पड़ा था, जो विभिन्न मशीनों से घिरा हुआ था। उसकी बाह में इव लगा हुआ था और उसकी नाक में ऑक्सीजन की नली लगी हुई थी। बिस्तर के पास बैठी, उसका हाथ पकड़े हुए महिला कुछ हद तक लीशुरू जैसी दिखती थी। वह अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब उसका सलीके से संवारा चेहरा चिंता और दर्द से भरा हुआ था। माँ, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। आओ और खाना खाओ, उसने आग्रह किया। इसे अभी के लिए एक तरफ रख दीजिए, महिला ने कर्कश आवाज में कहा। भूख न लगने के कारण जू मिंकिन ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और देखा कि एक और युवक उसकी बेटी के साथ कमरे में प्रवेश कर चुका है। वह अचंभित रह गई। रुई रुई, ये कौन है? उसने पूछा। लीशुरू ने अपने बालों को संवारते हुए कहा, माँ, वह मेरे सीनियर हैं, जियांग चेन। नमस्कार चाची, जियांग चेन ने जल्दी से कहा, एक कनिष्ठ व्यक्ति की तरह विनम्रतापूर्वक और प्यार से अभिवादन करते हुए। जू मिंकिन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जबरदस्ती मुस्कुराए। नमस्कार, बैठ जाए। रुई रुई, उसके लिए एक कुर्सी लाओ। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खड़ा रह सकता हूँ, उसने जवाब दिया। लीशुरू ने जिद नहीं की और अपनी माँ से फिर आग्रह किया, माँ, आपको सच में कुछ खा लेना चाहिए। ऐसे समय में बीमार पड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आंटी, ईस्ट सी की चिकित्सा सुविधाएं बहुत उन्नत हैं। चाचा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको अपना ख्याल रखना होगा, जियांग चेन ने आगे कहा। ठीक है, मैं खा लूंगी, जू मिंकिन मान गई और खड़ी हो गई। उसने अपनी बेटी से कटोरा और चॉपस्टिक ले ली। क्या तुम दोनों थोड़ा खाना नहीं खाओगे? उसने पूछा। मैं और जियांग चेन पहले ही खाना खा चुके हैं, लीशुरू ने जवाब दिया। जू मिंकिन ने सिर हिलाया और फिर जानबूझकर जियांग चेन की ओर देखा। उसका चेहरा स्वाभाविक था, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ असामान्य सा भाव था। छोटी जियांग, तुम और शू रुई एक दूसरे को कब से जानते हो? जू मिंकिन ने भोजन के दौरान अनायास ही पूछा। मैं शू रुई को काफ़ी समय से जानता हूँ। आखिरकार वह हमारे स्कूल में काफ़ी मशहूर है, लेकिन वह मुझे बहुत लंबे समय से नहीं जानती है, जियांग चेन ने जवाब दिया। ये सच नहीं है, तुम स्कूल में भी काफ़ी मशहूर हो, लीशुरू ने बीच में टोकते हुए कहा। जियांग चेन ने अपनी बातचीत रोक दी। तुम दोनों बच्चे ये पहेली का खेल किस लिए खेल रहे हो? क्या तुम आंटी को यह नहीं बता सकते कि तुम दोनों एक दूसरे को कितने समय से जानते हो? उसने जोर देकर पूछा। लगभग 1 महीना, जियांग चेन ने अंततः जू मिंकिन की निगाहों के सामने सच्चाई से जवाब दिया। 1 महीना, जू मिंकिन ने अपनी बेटी को थोड़ी नाराजगी भरी नज़रों से देखा और कहा, रुई रुई, 1 महीना हो गया, तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? ये स्पष्ट किया गया था। जिस तरह से वह एक दूसरे को जानने की बात समझ रही थी, वह निस्संदेह जियांग चेन के कहने से अलग थी। 62-062 जू मिंकिन 62-062 जू मिंकिन, माँ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, क्या मुझे सच में आपको ये बताने की ज़रूरत है कि मैं किससे दोस्ती करती हूँ? यह एक जैसा कैसे हो सकता है? जू मिंकिन ने फटकार लगाते हुए कहा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इतना महत्वपूर्ण मामला था, तुमने इसे माँ से कैसे छिपाया? ये लहजा सुनकर जियांग चेन तुरंत समझ गया कि चाची ने कुछ गलत समझ लिया है, और उसने अनजाने में लीशुरू की ओर देखा तो पाया कि उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था और वह पूरी तरह से असमंजस में थी कि क्या करे। माँ, लीशुरू शायद कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन जू मिंकिन ने उसे समझाने का मौका ही नहीं दिया। जियांग चेन, क्या तुम इस साल सीनियर हो? उसने जियांग चेन की ओर देखा। जी हाँ, आंटी। जियांग चेन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाए। हालांकि लीशुरू की मां द्वारा उनके रिश्ते को लेकर की गई गलतफहमी से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी वह इन परिस्थितियों में इसका फायदा नहीं उठाना चाहता था। वह शायद खुद को एक आदर्श सज्जन व्यक्ति न मानता हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पुरुष को करनी चाहिए और कुछ ऐसी होती हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए। बात बस इतनी सी है कि इस समय उनकी स्थिति को देखते हुए उनके लिए खुलकर बोलना आसान नहीं था। वे केवल माँ और बेटी के बाद में निजी तौर पर बातचीत करने का इंतजार कर सकते थे। क्या आपके माता पिता क्या करते हैं? जू मिंकिन ने तुरंत पूछा। ऐसा लगता है कि एक अभिभावक के रूप में ये प्रश्न विशेष रूप से चिंता का विषय है। माँ, लीशुरू अब और चुप नहीं रह सकी और उसने जल्दबाजी में बीच में ही टोकते हुए कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल पूछने में क्या बुराई है? जू मिंकिन ने भौहें चढ़ाईं। एक बेटी के पिता के रूप में क्या किसी पुरुष की पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना पूरी तरह से सामान्य और उचित नहीं है? चाची, मेरे माता पिता अब जीवित नहीं हैं। ये सुनकर जू मिंकिन चौंक गई और फिर उसके चेहरे पर थोड़ी सी माफ़ी का भाव आ गया। मुझे माफ़ करना, जियांग चेन। कोई बात नहीं, जियांग चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। इन परिस्थितियों में जू मिंकिन ने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया और चुपचाप अपना भोजन किया।
अस्पताल के कमरे में कुछ देर रहने के बाद जियांग चेन को वहां से निकलने का उचित समय मिल गया। रुई रुई, जियांग चेन को विदा करने के बाद कुछ तौलिए लाना याद रखना। समझ गया। ली शूरू जियांग चेन के साथ अस्पताल के कमरे से बाहर निकली। क्षमा मांगना, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो यही तरीका पसंद है, जियांग चेन ने हंसते हुए कहा। वास्तव में अस्पताल कोई सुखद जगह नहीं है। गलियारों में हर जगह दुबले पतले मरीज और उनके उदास और निराश परिवार के सदस्य नजर आ रहे थे। हवा में न केवल कीटाणुनाशक की गंध फैली हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जमाव पैदा करने वाला पदार्थ भी मिला दिया गया हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी माँ को समझा दूंगा, ली शूरू ने धीमी आवाज में कहा। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जियांग चेन ने चिढ़ाया। दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए। मेरे पिताजी के बीमार होने के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप इसे फिलहाल गुप्त रखेंगे। जियांग चेन ली शूरू की भावनाओं को पूरी तरह से समझ सकता था। हर कोई अपने जीवन की कठिनाइयों का दिखावा करना पसंद नहीं करता। चिंता मत करो, मुझमें भले ही बहुत गुण न हो, लेकिन मैं अपने होंठ बिल्कुल बंद रखूंगा। धन्यवाद, क्या हम दोस्त नहीं हैं? इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। ली शूरू ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इस युवक के आने के बाद से उसका मूड काफ़ी बेहतर हो गया था। डिंग, दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। अगर आपको किसी भी चीज़ में मदद की ज़रूरत हो तो बस मुझे बता दीजिए। अस्पताल विभाग की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जियांग चेन ने धीरे से फुसफुसाया। मुझे पता है, तुम पहले वापस जाओ। तो अब मैं चलता हूँ। ली शूरू ने सिर हिलाया। जियांग चेन पाल्मेरा की ओर बढ़ा, कार में बैठा और चला गया। ये स्पोर्ट्स सेडान, जिसे उन्होंने मूल रूप से अपने पैसों से खरीदा था, किसी और तरीके से उनके हाथों में वापस आ गई प्रतीत होती है। पामेरा को अस्पताल से निकलते हुए देखने के बाद ली शूरू 2 तौलिए और कुछ दैनिक उपयोग की चीज़ें खरीदने के लिए सुविधा स्टोर में गई। रुई रुई, क्या जियांग के माता पिता सचमुच चले गए हैं? वार्ड में वापस आकर जू मिंकिन ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूछा। माँ, भला कौन इस तरह की बात पर मजाक करेगा? तो फिर आप क्या सोचते हैं? उनके माता पिता के चले जाने के बाद भविष्य में जब आपके बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? जू मिंकिन ने बेहद गंभीर चेहरे के साथ जल्दबाजी में पूछा। दरअसल बुजुर्ग पीढ़ी के लिए यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा था। माँ, तुम क्या बात कर रही हो? आश्चर्यचकित ली शूरू को इस बात की राहत थी कि जियांग चेन पहले ही जा चुका था, अन्यथा उसे डर था कि वह किसी का भी सामना करने में बहुत शर्मिंदा होगी। वह महज शिष्टाचारवश मिलने आया था, फिर भी बातचीत बच्चों के विषय पर मुड़ गई। जियांग और मैं तो बस दोस्त हैं, माँ, कृपया ज़्यादा उत्साहित मत होइए। बताते रहो, मनगढ़ंत बातें बनाते रहो। जू मिंकिन की निगाहें इतनी तीक्ष्ण थीं मानो वह लोगों के दिलों की गहराई में झांक सकती हों। तुम मेरी बेटी हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे दिल की बात नहीं पता? सिर्फ दोस्त, फिर भी तुमने उसे यहाँ आने दिया। क्या वह पहला लड़का नहीं है जिसे तुम घर लेकर आए हो? ली शूरू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन हम वास्तव में पर्याप्त। जू मिंकिन ने बीच में ही बात काटते हुए अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अपने पति की ओर देखा। दरअसल तुम्हारे पिताजी भी कह रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए भी किसी को ढूंढने का समय आ गया है। उसे बस इस बात की चिंता थी कि आप बहुत ज़्यादा चुनिंदा हैं और किसी औसत दर्जे के लड़के से संतुष्ट नहीं होंगी। अगर उसे पता होता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो शायद वह बहुत खुश होता। ली शूरू समझाने की कोशिश करते हुए भावुक हो गई और बोली, माँ, कोई बात नहीं। जू मिंकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि वह आपकी पसंद है, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपका समर्थन करता हूँ। आपके पिताजी हमेशा कहते थे कि एक आदमी को बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है, उसे बस भरोसेमंद होना चाहिए, और इस प्रक्रिया में वह खुद की प्रशंसा भी करते थे। हालांकि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वह लड़का जियांग, वह सभ्य है। लोगों के बारे में मेरा आकलन हमेशा सटीक होता है। चूंकि वह ईस्ट सी यूनिवर्सिटी से है, इसलिए उसकी क्षमताएं बहुत पीछे नहीं होनी चाहिए, इसलिए भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम भी ज़्यादा घमंड मत करो। रिश्ते आपसी तालमेल और समझौते पर आधारित होते हैं। अगर रिश्ता हमेशा एक तरफा ही रहे तो अंततः उसमें परेशानियां आना तय है। दरअसल ये शब्द हमेशा से ही घर पर तुम्हारे पिता की लगातार की जाने वाली तानेबाजी रहे हैं। वह हमेशा सोचता था कि तुम बहुत ज़्यादा नखरे वाली हो, लेकिन तुमसे ये कहने में उसे शर्म आती थी। अब उनके लिए ये कहना संभव नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी गई है। ली शूरू का गला सूख गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। जू मिंकिन ने अपनी बेटी के बालों पर हाथ फेरा, जो अब खुद के बराबर लंबी हो गई थी। मेरी रुई रुई अब काफ़ी बड़ी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से मजबूत होने का दिखावा कर रही ली शूरू आखिरकार अपने आंसू नहीं रोक पाए। क्यों रोना? जू मिंकिन ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और हंसते हुए कहा, क्यों न तुम जियांग से सीखो कि कैसे अधिक सकारात्मक और आशावादी बनना है। यही एक पुरुष का सबसे मूल्यवान गुण है। ली शूरू अपनी माँ के आलिंगन में कूद पड़ी।
जू मिंकिन ने अपने चमकदार काले बालों पर हाथ फेरा। ठीक है, रोना बंद करो। तुम कल स्कूल वापस जाओगे। किसी भी हालत में हम आपकी पढ़ाई में देरी नहीं होने दे सकते। मैं तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखूंगा। मम्मी, पापा ठीक हो जाएंगे ना? लिशुरु की आवाज़ रुंधी हुई थी, जो कला महाविद्यालय की उस संभली और गर्वित युवती से बिल्कुल अलग थी, बल्कि एक डरी हुई और असहाय युवती जैसी लग रही थी। शायद माता पिता के सामने ही कोई व्यक्ति अपने असली स्वरूप को प्रकट कर सकता है। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि वह अब भी तुम्हें शादी करते और परिवार बसाते देखना चाहते हैं, अपने पोते पोतियों को गोद में लेना चाहते हैं। इतनी सारी इच्छाएं पूरी न होने पर आपके पिताजी कैसे आपको छोड़कर जा सकते थे? अपनी मां की बाहों में समाई लिशुरु भावुक हो गई और उसकी आंखों से बारिश की तरह आंसू बहने लगे। इस पल वह वास्तव में जियांग चेन के प्रति सहानुभूति रखती थी, यह महसूस करते हुए कि तिरस्कार और निंदा का बोझ उठाते हुए इतनी दूर तक आने के लिए वह कितना मजबूत रहा था। हालांकि यह किमी जितना हायन नहीं है, लेकिन ये छात्रों के बीच अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यह ईस्ट सी यूनिवर्सिटी के करीब है और इसकी कीमतें अधिक वाजिब हैं। सी शुरुई और जियांग चेन के साथ अभी असल में क्या चल रहा है? टिमटिमाती रोशनी में युवा स्वामी लियांग जेलुन ने अपने बगल में बैठी लड़की के साथ गिलास टकराए। उन्होंने ही आज रात की सभा का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने 7 या 8 लोगों को आमंत्रित किया था। ये सभी लोग ईस्ट सी यूनिवर्सिटी से थे। युवा स्वामी लियांग, मुझे पता था, हर चीज़ बिना कारण के नहीं होती। अगर विश्वासघात नहीं तो चोरी ही होगी। जू सियाई ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। लियांग जेनलन ने अपने पे का एक घूंट लिया, मुस्कुराते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये 2 अलग अलग बातें हैं। अरे, जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। जू सियाई ने शैंपेन का एक घूंट लिया। स्कर्ट पहने हुए उसके पैर आपस में क्रॉस किए हुए थे। चमकीली नियॉन लाइट की धुंधली रोशनी ने उसे मोहक ढंग से लियांग जेनलन की ओर देखने के लिए मजबूर किया। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि एक्यान के साथ आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? उसका जिक्र क्यों करना? लियांग जेनलन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये बेहद महत्वपूर्ण है, जू सियाई ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरुई और मैं घनिष्ठ मित्र हैं। अगर आप अभी भी विवाहित पुरुष हैं तो मुझे खेद है, मैं आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। लियांग जेनलन मूर्ख नहीं था और वह बातों के पीछे छिपे अर्थ को आसानी से समझ सकता था। उनके चेहरे पर तुरंत खुशी की चमक आ गई। चिंता मत करो, मैं भला उस तरह का चंचल व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? एक्यान और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। जू सियाई की मुस्कान और भी खिल उठी, लेकिन मन ही मन वह उपहास कर रही थी। चंचल और अस्थिर, उस शब्द का अपमान मत करो। तुम सरासर घृणित हो। बिल्कुल, जू सियाई इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी कि इन विचारों को जुबान पर ला दे। लियांग जेनलन किस तरह का व्यक्ति था, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार उसका निशाना वह नहीं थी। युवा स्वामी लियांग, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अगर मुझे सही याद है तो एक्यान वह थी जिसे आपने किसी और के चंगुल से छुड़ाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी थी और आपने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? लियांग जेनलन अभिनय करने में भी माहिर थे और तुरंत ही दिल टूटने का मुखौटा पहन लेते थे। मुझे उसने धोखा दिया था। पहले तो मुझे लगा कि वह एक अच्छी लड़की है, लेकिन किसे पता था कि वह अंदर से इतनी अलग है। मेरे साथ संबंध बनाने के बाद भी उसने किसी दूसरे आदमी के साथ गुप्त संबंध बनाए रखा। बिल्कुल बेशर्मी वाली बात है। जो लोग नहीं जानते थे वे शायद ये भी सोच सकते थे कि वह पीड़ित था। बेशर्म, जू सियाई ने मन ही मन थूका, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था क्योंकि उसने अपने शैंपेन के गिलास को घुमाया। माफ कीजिएगा युवा स्वामी लियांग, लेकिन क्या आप सचमुच शू रुई को पसंद करते हैं या आप जानबूझकर जियांग चेन से झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लियांग जेनलन ने मासूमियत का भाव दिखाते हुए जल्दी से कहा, मुझे पता है, स्कूल में काफ़ी अफवाहें फैली हुई हैं कि मेरी उससे बनती नहीं है, लेकिन वे सब झूठी हैं। मेरे और सीनियर जियांग के बीच कुछ मामूली मतभेद हैं, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं है, और यह कहना कि मैं जानबूझकर उनसे झगड़ा कर रहा हूँ पूरी तरह बकवास है। जू सियाई ने हैरानी से थोड़ा भौहें सिकुड़ी। सीनियर जियांग? लियांग जेनलन अचानक जियांग चेन के प्रति इतना विनम्र क्यों हो रहा था? और ऐसा लग रहा था कि वह सक्रिय रूप से ये स्पष्ट कर रहा था कि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था। जू सियाई ने चुपचाप अपनी शैंपेन की एक घूंट ली। वह थोड़ी हैरान थी। मैंने सुना है कि शू रुई सीनियर जियांग को अपनी कार चलाने देती है, क्या ये सच है? शू रुई घर चली गई है। कुछ हुआ क्या? निश्चित नहीं, जू सियाई ने कहा, लेकिन पिछले हफ्ते की पर्वतारोहण यात्रा के बाद से जियांग चेन के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा होता दिख रहा है। जू सियाई ने स्वयं भी इस तरह के घटनाक्रम की कभी कल्पना नहीं की थी। सीनियर जियांग तो वाकई कमाल के रणनीतिकार हैं, है ना? लियांग जेनलन ने अपने शराब के गिलास को कसकर पकड़ रखा था। उसकी मुस्कान सच्ची से ज्यादा व्यंग्यात्मक लग रही थी। कोई विकल्प नहीं, भला कौन ऐसे व्यक्ति से मुकाबला कर सकता है जो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो?
शूरुई ही नहीं, शायद मुझे भी कोई मौका नहीं मिलेगा। जू सी ने आह भरी। लियांग जेनलन ने उसकी ओर एक नज़र डाली, गहरे अर्थ के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम कर सकती हो। जू सी अचंभित रह गई, फिर अनायास ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उसे अवसरवादी और घमंडी होने के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था। हालांकि उसके अंदर गुस्सा उमड़ रहा था, लेकिन उसने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लियांग जेनलन जियांग चेन नहीं था। युवा मास्टर लियांग शूरुई की वर्तमान तरक्की को देखते हुए शीर्ष प्रसारक बनना महज समय की बात है। अगर वह सचमुच जियांग चेन के साथ रहना चुनती है तो हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही मामला होगा जैसे कोई नमकीन मछली अजगर के द्वार से छलांग लगा रही हो। भले ही उसने खुले तौर पर उसे नाराज करने की हिम्मत न की हो, इसका मतलब यह नहीं था कि जू सी अपना स्वाभिमान त्याग देगी। उसने तुरंत बदला लेने का एक अलग तरीका ढूंढ लिया। ली शूरुई अब पैनामेरा चला रही है, जबकि आपके पास एक सेकंड हैंड मासेराती है। ली शूरुई की आय भविष्य में और भी बढ़ती जाएगी। एक व्यक्ति की सफलता उसके पूरे परिवार को स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। अगर जियांग चेन का उससे रिश्ता बन जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा पल भर में आसमान छू जाएगी और आप अपने तथाकथित धनी दूसरी पीढ़ी के खिताब के साथ तुलना के लायक भी नहीं रह जाएंगे। पहले ऐसा होता तो लियांग जेनलन गुस्से से भड़क उठता और निश्चित रूप से पलटवार करते हुए उस व्यक्ति को मुफ्तखोर कह देता, लेकिन अब वह असामान्य रूप से शांत था। आखिरकार इस बात को एक तरफ रखते हुए कि क्या जियांग चेन ली शूरुई की सफलता से चिपके रह सकता है, वह सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित था कि इस जियांग चेन नाम के लड़के की पृष्ठभूमि वास्तव में किस तरह की थी। बायहाओरान द्वारा खुद को चाकू मारने की छवि उसे बुरे सपने की तरह सताती रहती थी, जिससे वह कई रातों तक नींद से जाग जाता था। अगर बायहाओरान की बात सच थी और जियांग चेन वाकई सिफान ग्रुप के निदेशक को जानता था, तो वह निश्चित रूप से सतर्क रहेगा, अपनी रणनीति बदलेगा और प्रतिद्वंद्वी को दोस्त बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर नहीं, भले ही इस समय दोनों के बीच का रिश्ता स्पष्ट न हो, भले ही ली शूरुई ने वास्तव में जियांग चेन को डेट करना शुरू कर दिया हो, उसके पास उसे उससे छीनने के कई तरीके थे। तलवार के बल पर प्रेम चुराना अगर यह एक बार सफल हो सकता है तो यह दूसरी बार भी सफल हो सकता है। इसलिए सबसे अहम मुद्दा ये पता लगाना था कि जियांग चेन आखिर कौन था। बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शूरुई अपने सेल्फ मीडिया के जरिए इतनी सफल होंगी। ये वाकई काफ़ी प्रभावशाली है। लियांग जेनलन ने चतुराई से बातचीत को संवेदनशील विषयों से दूर कर दिया। उसे जाल में न फंसते देख जू सी और भी ज़्यादा हैरान रह गई। आज का लियांग जेलुन निश्चित रूप से थोड़ा गड़बड़ था। पहले तो वह अब तक अपना आपा खो चुका होता, इतनी उदारता नहीं दिखाता। वैसे किसी ने मेरी माँ को झुमके की एक जोड़ी दी थी, लेकिन कुछ बार पहनने के बाद उन्हें वे ज़्यादा पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया। लियांग जेनलन ने अपनी जेब से गहनों का डिब्बा निकालते हुए कहा और उसे खोलकर उसमें से चमकते और दमकते हुए जेडाइट के झुमकों का एक सेट निकाला। सी, अगर तुम्हें ये पसंद हैं तो ये तुम्हारे हैं। स्पष्टतः वह पूरी तैयारी के साथ आया था। ये बात निर्विवाद थी कि वह महिलाओं के दिल को जीतना जानता था। चुंबक की तरह जू सी की निगाहें जेडाइट की बालियों पर टिक गईं और उनकी पिछली नापसंदगी पल भर में गायब हो गई। युवा स्वामी लियांग, ये बहुत ही मूल्यवान है। उसने केवल उनके मूल्य का उल्लेख किया, यह नहीं बताया कि वह उन्हें पसंद करती है या नहीं। लियांग जेनलन बहुत समझदार थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, खैर, ये तो किसी और के लिए उपहार था। मेरी माँ इसे नहीं पहनेगी और वैसे भी यह यूं ही पड़ा रहेगा। इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना बेहतर होगा जो इसकी कद्र करे। जू सी के गाल शर्म से नहीं बल्कि उत्साह से लाल हो गए। इसे लें। लियांग जेनलन ने डिब्बा बंद किया और उसे सौंप दिया। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। जू सी ने अब और संकोच नहीं किया और गहनों का डिब्बा उठा लिया। प्रोत्साहित करना। लियांग जेनलन ने अपना गिलास उठाया। जू सी की मुस्कान बेहद प्यारी थी जब वह उसके साथ शराब पी रही थी और उन दोनों के बीच एक अनकही समझ का आदान प्रदान हो रहा था। शूरुई, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। शनिवार, 4 दिनों से लापता ली शूरू आखिरकार स्कूल लौट आए। जैसे ही वह छात्रावास में दाखिल हुई, झेंग जिंगजिंग और गोरान चिंता से उसके पास आ गईं। क्या हुआ? आपने अचानक घर जाने का फैसला क्यों किया? मेरे पिताजी बीमार पड़ गए। इसे छिपाने की अपनी पूरी कोशिश के बावजूद ली शूरू के थके हुए चेहरे पर उसके मन और शरीर पर पड़े अत्यधिक तनाव का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा था। क्या आपके चाचा बीमार पड़ गए थे? यह कोई गंभीर बात तो नहीं है ना? बस एक छोटी सी समस्या। ली शूरू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वह और कुछ कहने से हिचकिचा रही थी। उसके अंतर्निहित अहंकार के कारण वह दूसरों की सहानुभूति भरी निगाहों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ये अभी भी क्यों सो रहा है? उसने विषय बदलते हुए बाईं ओर के बिस्तर की ओर देखा। वह कल रात शराब पीने गई थी और उसने जरूरत से ज्यादा पी ली। ली शूरू ने सिर हिलाया। हालांकि उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह बात नहीं करना चाहती है, तो झेंग जिंगजिंग और गुओरान ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे कोई पूछताछ नहीं की। दोपहर, ली शूरू को एक फ़ोन कॉल आया। झेंग जिंगजिंग और गुओरान खाना खरीदने बाहर गए थे और वह फ़ोन लेकर बालकनी में चली गई। चाचा, रुई रुई, तुम्हारे पिताजी अब कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हृदय प्रत्यारोपण कराना होगा। तो पूर्वी सागर में भी कोई समाधान नहीं निकला। दूसरी तरफ से आह की आवाज़ आई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारी माँ घर बेचना चाहती है। क्या? लिशूरू चौंक गई और बोली, मेरी माँ घर बेचना चाहती हैं? हाँ, क्या आपको पता नहीं था? मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया। शायद तुम्हारी माँ तुम्हें तनाव में नहीं डालना चाहती थी। वह हमेशा से मजबूत रही है और अब आपके पिताजी की गंभीर बीमारी के कारण वह हमें भी परेशान नहीं करना चाहती। दाता का हृदय मिल जाने पर भी हृदय प्रत्यारोपण के लिए सर्जरी पर कम से कम 1 या 2 मिलियन का खर्च आएगा। आपकी माँ के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन अगर वह घर बेच देती है तो उसके बाद वह कहाँ रहेगी? चाचा जी, आपको मेरी माँ को घर न बेचने के लिए मनाना होगा। मैं सर्जरी के खर्चों से निपटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा। लिशूरू ने इस मुद्दे पर सचमुच कभी विचार नहीं किया था। आखिरकार वह अभी बहुत छोटी थी, कई बातों को समझने में असमर्थ थी। इसके अलावा उसकी माँ जू मिंकिन ने चुप्पी साध रखी थी और कभी यह नहीं बताया कि सर्जरी में कितना खर्च आएगा। अगर यह फ़ोन कॉल न होता तो शायद घर का मालिकाना हक उसकी जानकारी के बिना ही बदल जाता। हालांकि उनके घर को आलीशान हवेली नहीं कहा जा सकता था, लेकिन यह वह जगह थी जहां वह पली बड़ी थी और यह उनके परिवार के लिए सबसे अनमोल यादों से भरा हुआ था। क्या आपके पास कोई तरीका है? आप क्या कर सकते हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ गंभीर होकर बोली, मैं भी आपकी माँ द्वारा घर बेचने का समर्थन नहीं करता, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आपके पिताजी की जान बचाने के लिए एकमात्र विकल्प यह है कि पैसा पहले से तैयार रखा जाए। आखिरकार अस्पतालों को व्यक्तिगत भावनाओं की परवाह नहीं होती। अब एकमात्र उपाय यही है कि आप अपना घर गिरवी रखें, तात्कालिक संकट से निपटने के लिए ऋण लें और बाद में इसे चुकाने का तरीका निकालें। 1 या 2 मिलियन की संख्या आम आदमी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, जिससे घुटन महसूस हो सकती है, लेकिन ली शूरू के लिए ऐसा नहीं था। कम से कम उनके खाते में इस समय 2 मिलियन से अधिक की राशि थी। इसके अलावा उनकी पोषपनामेरा नामक अचल संपत्ति भी थी। लेकिन ये बातें वह अभी अपने चाचा को नहीं बता सकती थी। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? उसके पिता अभी भी अस्पताल में थे, इसलिए वह इस समय परिवार के भीतर किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाना चाहती थी। शू रुई, क्या आपका परिवार घर बेच रहा है? संभवतः फ़ोन पर हुई बातचीत से जागकर जू सियाई बिस्तर से उठी, बालकनी में गई और फ़ोन रखते हुए ली शूरू को संदेह भरी नज़रों से देखा। ली शूरू बेचैन थी, उसका दिमाग इस दुविधा को हल करने के तरीके को लेकर परेशान था। उसने सीई की बात नहीं सुनी और न ही कोई जवाब दिया। क्या आप उसकी माँ से लाइव स्ट्रीमिंग से लाखों कमाने के बारे में बात कर सकते हैं? उसकी माँ की तो बात ही छोड़िए, बिना किसी पूर्व तैयारी के खुद उसे भी ऐसी खबर अचानक मिलने पर स्वीकार करना मुश्किल लगेगा। ली शूरू ने अपने परिवार को अपनी स्थिति धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से बताने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पिता की बीमारी ने उसकी योजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उनके परिवार के पास केवल वही एक घर था और उसे बेचा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। जियांग चेन, तुम कहाँ हो? उसने दोबारा अपना फ़ोन उठाया। इतनी जल्दी क्या है? लड़कियों के छात्रावास में नीचे की मंजिल पर। ली शूरू ने दरवाज़ा खोला और आकर्षक पैनामेरा कार में बैठ गई। मुझे आपसे एक मदद मांगनी है। जियांग चेन की असमंजस भरी निगाहों का सामना करते हुए उसने सीधे मुद्दे पर बात शुरू कर दी। यह क्या है? पहले आप मुझे बताएं कि क्या आप इसे करने के लिए तैयार हैं? जियांग चेन असमंजस में पड़ गया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, शू रुई, अगर तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बताओगे कि यह क्या है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं या नहीं? तुम कर सकते हो। ली शूरू ने सीधे उसकी ओर देखा और चाहे यह उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट हो या नहीं, उस क्षण कला महाविद्यालय की यह अभिमानी और अलग थलग रहने वाली युवती दयनीय हठधर्मिता का स्पर्श लिए हुए प्रतीत हुई। कुछ पल तक नजरें मिलाने के बाद जियांग चेन ने अपने होंठ दबाए और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आपने ही यह बात उठाई है, तो मैं स्वाभाविक रूप से हर मुश्किल का सामना करने में संकोच नहीं करूंगा। यह इतनी गंभीर बात नहीं है। ली शूरू ने गहरी सांस ली। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। जियांग चेन चौंक गया, उसकी आंखें अनजाने में चौड़ी हो गईं। उसे संदेह होने लगा कि कहीं वह मतिभ्रम का शिकार तो नहीं हो रहा है। क्या कहा आपने? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। ये शब्द भले ही कितने ही बेशर्म लग रहे हों, लेकिन इस समय ली शूरू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एक हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी की लागत कम से कम 1 से 2 मिलियन डॉलर होती है। यह एक अनुमान मात्र है। जियांग चेन ने सिर हिलाया। उन्हें ये बात पता थी। मेरी माँ घर बेचने जा रही हैं, ली शूरू ने आगे कहा।
एक पल इंतजार करें। इस पर जियांग चेन को कुछ गड़बड़ लगी और उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, घर बेच दें। वह घर क्यों बेच रही है? क्योंकि हमारे पास इतनी रकम नहीं है। नहीं है क्या? जियांग चेन ने भौहें चढ़ाईं। इसीलिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ। लीशुरु उसे ध्यान से देखती रही। मेरी माँ को नहीं पता कि मैंने इतना पैसा कमाया है और मैं उन्हें अभी नहीं बता सकती, वरना उन्हें पक्का गलतफहमी हो जाएगी। इसलिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। जैसे ही उनकी निगाहें मिलीं, जियांग चेन को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। तुम्हारा मतलब है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करूं और फिर मैं पैसे का इंतजाम करूं। हर साल छात्रवृत्ति जीतने वाले छात्र से जैसी उम्मीद की जाती है, उनकी सोचने की क्षमता वाकई तेज थी। बिल्कुल, लीशुरु ने शांत भाव से कहा। मैं तुम्हें पैसे देती हूं और तुम उसे मेरी मां को दे देना। केवल इसी तरह वह इसे स्वीकार कर पाएगी। लेकिन क्या तुम्हारी मां इस पर विश्वास करेगी? जियांग चेन ने सवाल किया, क्या वह विश्वास करेगी कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो लाखों रुपये जुटा सकता है? क्या आप नहीं हैं? लीशुरु ने बिना किसी झिझक के पलटकर वही सवाल पूछ लिया, जो काफी विचारोत्तेजक था। जियांग चेन क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। जिस दिन मैं घर गई थी, बानकियू कोर्ट में तुमने बिल का भुगतान किया था और तुमने मेरे कार्ड का इस्तेमाल किए बिना ही जियांग शिंगरेन का हिसाब भी निपटा दिया था, लीशुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जियांग चेन चुप हो गया। तो आपने जिस समस्या का जिक्र किया है, वह बिल्कुल भी समस्या नहीं है। इन दिनों व्यस्तता के कारण लीशुरु के पास इस मामले की जांच करने का समय नहीं था, लेकिन वह कम से कम एक बात समझ गई थी, स्कूल में सभी ने इस युवक को कम आंका था। लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता? क्या ये दिखावा हकीकत में बदल सकता है? उसकी अर्थपूर्ण निगाहों का सामना करते हुए लीशुरु ने अपना सिर घुमाकर चमड़े की सीट के पीछे वाले हिस्से पर सहारा लिया, बाहर ईर्ष्यालु छात्रों को विंडशील्ड से देखा और धीरे से सांस छोड़ी। अगर मेरे पिताजी इस मुश्किल से सुरक्षित निकल जाते हैं, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि दिखावा हकीकत में बदल जाए। 5065 भाग्य। हालांकि लीशुरु ने अपने होंठ बंद रखे, लेकिन उसके साथ दिन रात रहने वाली रूममेट्स जू सियाई और अन्य लोगों ने फिर भी उसके व्यवहार में कुछ गड़बड़ देखी। उनकी लगातार चिंता के बाद लीशुरु ने आखिरकार अपने पिता के गंभीर रूप से बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने के बारे में सच्चाई का खुलासा किया। ये खबर सुनकर झेंग जिंगजिंग और अन्य लोग गहरे सदमे में आ गए और उन्होंने तुरंत वहां जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन लीशुरु ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। मंगलवार दोपहर को जियांग चेन एक पैनामेरा कार में कला संस्थान के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था और असंख्य दर्शकों की उपस्थिति में उसने लीशुरु को अपनी कार में बिठा लिया। क्या शू रुई सचमुच जियांग चेन के साथ हो सकती है? क्या ये प्रक्रिया कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है? शू रुई हमें अस्पताल नहीं जाने देती, फिर भी वह जियांग चेन को अपने साथ जाने की अनुमति देती है, इसका क्या मतलब है? जियांग चेन शायद शू रुई के माता पिता से पहले ही मिल चुका होगा। ये सामान्य बात है। अब जब शू रुई के पिता इतने बीमार हैं, तो उसे निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर वह भरोसा कर सके। जब झेंग जिंगजिंग और अन्य लोग पैनामेरा कार को विदा कर रहे थे, तब जू सियाई ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चुपके से एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। पैनामेरा कार स्कूल के गेट से आसानी से बाहर निकल गई। इस बार जियांग चेन गाड़ी चला रहा था। मैंने ऑनलाइन कुछ ऐसे घर देखे हैं जो अस्पताल के काफ़ी करीब हैं और वहाँ का वातावरण भी बुरा नहीं है। अगर बाद में सुविधा हुई तो हम आपकी चाची को घर दिखाने ले जा सकते हैं, और अगर उन्हें पसंद आया तो हम घर की डील फाइनल कर सकते हैं। धन्यवाद। लीशुरु ने आगे देखते हुए पूछा, क्या तुम तैयार हो? किस बात के लिए तैयार? जियांग चेन को पहले समझ नहीं आया। लीशुरु ने अपना सिर घुमाते हुए कहा, तुम मेरी कही बात भूली तो नहीं हो? एक पल के लिए उसकी ओर तिरछी नजर डालते हुए जियांग चेन को बात समझ में आ गई और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसकी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह आप है? उसने पलटवार करते हुए सवाल पूछा, क्या आप तैयार हैं? किस बात के लिए तैयार? आखिरकार वे आपके माता पिता हैं, वे आपको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इसलिए अगर आप उन्हें धोखा देना चाहते हैं तो आप ही मुख्य कड़ी हैं। जियांग चेन ने गाड़ी चलाते हुए कहा, वैसे आपके चाचा अब कैसे हैं? इससे बेहतर नहीं हो सकता। वह कुछ देर के लिए होश में आया था, लेकिन ज़्यादातर समय वह कोमा की स्थिति में रहा है। डॉक्टर ने कहा कि अगर उनकी सर्जरी नहीं की गई तो उनके जागने की अवधि धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब तो ये कुछ दिनों में एक बार होता है, फिर कुछ हफ्तों में एक बार, 1 या 2 महीने में एक बार, और अंत में हो सकता है कि वह फिर कभी जाग ही ना पाए। जियांग चेन कुछ पल के लिए चुप हो गया। क्या अंगदान केंद्र से कोई खबर है? इतना शीघ्र नहीं, लीशुरु ने धीरे से कहा, सर्जरी के लिए बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको पंजीकरण कराना होगा और कतार में लगना होगा। बोलते बोलते उसने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और लाल बत्ती पर रुककर जियांग चेन को दे दिया। इस कार्ड में 2 मिलियन हैं। बाद में कृपया इसे मेरी मां को दे देना। जियांग चेन ने मना नहीं किया और उसे ले लिया। धन्यवाद।
ली शुरू ने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। जियांग चेन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, शुक्रिया करने की क्या बात है, ये मेरा पैसा नहीं है। ली शुरू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ट्रैफिक लाइट के उल्टी गिनती टाइमर को देखती रही। एक पल के लिए झिझकी और फिर धीरे से बोली, आपके माता पिता, जब उनका निधन हुआ तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? एक पल के लिए जियांग चेन का चेहरा जम गया और वह कुछ देर तक चुप रहा, जब तक कि लाल बत्ती हरी नहीं हो गई और उसने ब्रेक नहीं छोड़ा। और फिर उसने कहा, जब मेरी माँ का निधन हुआ तब मैं केवल जूनियर हाई स्कूल में था। वह बहुत ज़्यादा शिकायत करने वाली इंसान थी, हर बात पर उसे कुछ न कुछ कहना ही होता था। अंतिम संस्कार के दौरान मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया और ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में कोई उदासी नहीं थी। ली शुरू ने अपना सिर घुमाकर उसे एक नज़र डाली। क्या आपको लगता है कि मैं बहुत निर्मम व्यक्ति हूँ? जियांग चेन हंस पड़ा। कुछ समय बाद ही मुझे एहसास हुआ कि जब कोई प्रियजन बिछड़ जाता है तो लोग आमतौर पर उस क्षण में दुखी महसूस नहीं करते हैं। जो चीज़ें सचमुच आपको दुख पहुंचाती हैं वे हैं फ्रिज में बचा हुआ आधा कार्टन दूध, खिड़की पर हवा में धीरे धीरे लहराती हुई बेल, बिस्तर पर करीने से तय किया हुआ मुलायम कंबल और देर रात वॉशिंग मशीन का शोर। उस हल्की मुस्कुराती हुई सूरत को निहारते हुए ली शुरू थोड़ी सी सम्मोहन की अवस्था में चली गई। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी उसने देखा कि जियांग चेन कहने लगा, सांत्वना भरे शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब अतीत की बात है। मैंने सबसे कठिन दिनों को पार कर लिया है। मुझे अभी देखो, क्या मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? ली शुरू चुप हो गई, अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गई। आखिरकार उसे समझ आ गया कि कुछ महिलाएं ऐसे पुरुषों को क्यों चुनती हैं जो पहली नज़र में साधारण लगते हैं। कुछ पुरुष देखने में भले ही निर्धन प्रतीत होते हों, फिर भी उनमें प्रबल आध्यात्मिक शक्ति होती है। जिन लोगों ने आरामदायक जीवन बिताया है, अच्छे कपड़े पहने हैं और बेहतरीन ढंग से रखी गई विलासितापूर्ण नौकाओं जैसे आलीशान वाहनों की सवारी की है, उन्होंने बहुत कम तूफानों का सामना किया है, इसलिए एक छोटा सा झटका भी उन्हें पूरी तरह से निराश कर सकता है। लेकिन ली शुरू को विश्वास था कि उसके बगल में खड़ा ये युवक वैसा नहीं होगा। अगर जिंदगी उसे कीचड़ में भी रौंद दे तब भी वह उससे एक सिंहपर्णी का फूल तराश कर देगा। स्कूल में पिछले कुछ वर्षों में उनके व्यवहार की तरह ही, चाहे उन्हें कितना भी तिरस्कार और उपहास सहना पड़ा हो, वे हमेशा अप्रभावित, शांत और खुले दिल के दिखाई देते थे। तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला कियान के जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है, ली शुरू ने धीमी आवाज में कहा। भले ही आपने मुझसे मदद मांगी हो, लेकिन आपको इस तरह मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, मुझे शर्म आएगी। जियांग चेन बिना किसी शर्मिंदगी के हंस पड़ा। ली शुरू ने उन्हें बेशर्म नहीं कहा। मैं समझ सकता हूं कि आपने अपनी आर्थिक स्थिति को क्यों छिपाना चुना, लेकिन जब कियान आपको छोड़कर जाने वाली थी तब भी आप उसे सच्चाई बताने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? अगर तुमने उसे बता दिया होता तो शायद वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाती और तुम्हारा अंजाम कुछ और हो सकता था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता? जियांग चेन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सच तो यह है कि उसने यह बात छिपाई नहीं थी, बल्कि उस समय वह सचमुच कंगाल था। बिल्कुल, अब वह आसानी से अपने पुराने प्यार को वापस पा सकता था, लेकिन अब उसकी ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं थी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करके आप कियान के साथ भी अन्याय कर रहे थे? ये शब्द सुनकर जियांग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। बिना पैसे के प्यार को परखने और पैसे के साथ प्यार को परखने में वास्तव में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, क्योंकि जिस क्षण आप कांच के टुकड़े की मजबूती का परीक्षण करने का निर्णय लेते हैं, वह कांच टूटकर बिखरने के लिए अभिशप्त हो जाता है। जियांग चेन ने खुद को रोक नहीं पाया और बगल में बैठी लड़की की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। अगर मुझे सही याद है तो कियान ने एक बार तुम्हें गाली भी दी थी। ली शुरू अविचलित रही। मैंने जो कहा वह सच है। जियांग चेन मौन हो गया, सोच में डूबा हुआ। हालांकि ली शुरू को पूरी सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन वास्तव में हर किसी को अपनी मनचाही खुशी पाने का अधिकार है। तो असल में वह कियान से इतनी नफरत नहीं करता था। अगर वे जीवन में बाद में मिले होते तो परिणाम अलग हो सकता था। लेकिन लोग हमारे जीवन में किस क्रम में प्रवेश करते हैं, यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हो सकता है आप सही हों, लेकिन अगर भावनाओं को काले और सफ़ेद, सही और गलत के रूप में मापना पड़े तो इसका कोई मतलब नहीं है। जियांग चेन के होंठ हल्के से मुड़े और उसने धीरे से कहा, शायद ये सिर्फ भाग्य है। ली शुरू खिड़की से बाहर देखने लगी और शांत हो गई। वे सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचे। जियांग चेन ने दरवाजा खोला और बाहर निकलकर भर्ती विभाग की ओर चल पड़ा, लेकिन ली शुरू ने उसे आवाज़ दी, चलिए पहले कुछ खरीद लेते हैं। जियांग चेन असमंजस में दिख रहा था। अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ उपहार खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन ली शुरू ने इसे अस्वीकार कर दिया था। इस बार आपकी स्थिति अलग है। उसे शायद समझ आ गया था कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए उसने वह टिप्पणी छोड़ दी और मुंह फेर लिया। जियांग चेन को अचानक बात समझ आ गई और वह तुरंत उसके पीछे चल दिया। 66 सहयोग। जियांग चेन, तुम्हारा यहाँ होना ही काफ़ी है, इतनी सारी चीज़ें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग चेन को हाथों में सामान लिए हुए अंदर आते देख
शू मिनकिन तुरंत आगे बढ़कर उसका अभिवादन करने लगी और उसके हाथों से थैले ले लिए, साथ ही अपनी बेटी को डांटना भी नहीं भूली। रूई रूई, तुम भी, वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, इस तरह समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर प्रवेश करने से पहले दोनों ने विस्तार से बातचीत की थी, इसलिए वे दोनों ऐसी टिप्पणियों के प्रति उदासीन दिखे। मम्मी, ये तो बस कुछ पौष्टिक सप्लीमेंट्स हैं, ज़्यादा महंगे नहीं थे। हाँ, उनकी कीमत ज़्यादा नहीं थी। जियांग चेन सहमत हो गया। लेकिन तुम्हारे पापा की ऐसी हालत में वो वैसे भी इन्हें नहीं खा सकते। लेकिन आप इन्हें खा सकते हैं, ली शूरू ने कहा। तुम बच्चे, जू मिनकिन ने अपना सिर हिलाया और जियांग चेन की ओर देखते हुए कहा, अगली बार ऐसा मत करना। ठीक है, जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माँ, जियांग चेन और मैं आज आपको कुछ घर दिखाने के लिए आए हैं। घरों को देखना। जू मिनकिन चौंक गई। ली शूरू ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी को ठीक होने में कितना समय लगेगा ये तो पता नहीं, आप लोग गलियारे में सोते तो नहीं रह सकते, है ना? जू मिनकिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। माँ और बेटी के बीच इस तरह की बातचीत निजी तौर पर तो ठीक थी, लेकिन जियांग चेन भी वहाँ मौजूद थी। आंटी, शू रुई और मैं आपके लिए पास में ही एक जगह किराए पर लेना चाहते हैं, हम आज आपको उसे दिखाने के लिए आए हैं। जियांग चेन ने सही समय पर हस्तक्षेप किया। ईस्ट सी में किराया इतना महंगा है कि पैसा बर्बाद करना उचित नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। जू मिनकिन ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ली शूरू ने जियांग चेन पर नज़र डाली। उसकी माँ हमेशा से इतनी मितव्ययी नहीं थी, लेकिन अब जब उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और खगोलीय चिकित्सा बिल अभी भी स्पष्ट नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से उसकी माँ ऐसे नाजुक समय में हर एक पैसे के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने लगी। चाची, किराया चाहे कितना भी महंगा क्यों न हो, आपकी सेहत उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम खुद को थका दोगे तो चाचा क्या करेंगे? कृपया इस मामले में मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने पहले ही कुछ जगहें चुन ली हैं, आपको बस हमारे साथ आकर उन्हें देखना होगा। जियांग चेन ने उचित मात्रा में आत्मविश्वास दिखाया। माँ, औपचारिकताएं मत निभाओ, जियांग चेन इन दिनों घर देख रहा है, आप उसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती, है ना? इन दोनों के बीच फंसी जू मिनकिन के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, लेकिन आप लोग घर चुन सकते हैं, बस ये सुनिश्चित कर लें कि वह छोटा हो। वहाँ सिर्फ मैं ही रहता हूँ, मुझे बड़े घर की ज़रूरत नहीं है। ली शूरू ने न तो सहमति जताई और न ही असहमति, और पूछा, माँ, चाचा जी ने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि आप घर बेच रही हैं। जू मिनकिन का चेहरा बदल गया। क्या मैंने उसे तुम्हें न बताने के लिए नहीं कहा था? माँ, चाचा जी का इरादा अच्छा था। अगर आप घर बेच देते हैं तो उसके बाद कहाँ रहेंगे? क्या आप दोबारा किराए पर लेंगे? बच्चे, हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, जू मिनकिन ने जल्दबाजी में कहा और चुपके से जियांग चेन की ओर देखा, स्पष्ट रूप से इसलिए क्योंकि वह किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपने परिवार की दुर्दशा का खुलासा नहीं करना चाहती थी। चाची, क्या आप चाचा के सर्जरी के खर्चों के कारण घर बेच रही हैं? कौन जानता था कि जियांग चेन, एक युवा मूर्ख की तरह, इतनी संवेदनशील बात को यूं ही बोल देगा। हालांकि वह बहुत परेशान थी, फिर भी जू मिनकिन में अपना स्वाभिमान बरकरार था, खासकर एक बुजुर्ग होने के नाते। जियांग चेन, ये हमारे परिवार का निजी मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आंटी, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर असली मुद्दा सर्जरी का खर्च है, तो घर बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जू मिनकिन ने भौहें चढ़ाकर हैरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग चेन ने एक बैंक कार्ड निकाला। आंटी, अंकल बीमार हैं और मैं उनकी मदद के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस कार्ड में 2 मिलियन है, कृपया इसे मेरी चिंता का एक छोटा सा प्रतीक समझें, जियांग चेन ने कहा। उनके तौर तरीकों और व्यक्तित्व को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह किसी धनी वारिस नहीं थे। एक आम आदमी को शायद ही इस पर संदेह होगा। जू मिनकिन स्वाभाविक रूप से स्तब्ध रह गई। वह काफ़ी देर तक कार्ड को देखती रही, उसकी आंखें बुरी तरह काम रही थीं। उसकी बेटी ने उसे बताया था कि इस युवक के माता पिता अब जीवित नहीं हैं। परिणामस्वरूप उसने अवचेतन रूप से सोचा कि उसका परिवार आर्थिक कठिनाई में होगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतनी आसानी से पूरे 2 मिलियन की पेशकश कर सकता है। जू मिनकिन का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और उसने अनजाने में ली शूरू की ओर देखा। ली शूरू ने उसकी ओर सिर हिलाया। ये कहना झूठ होगा कि उसे प्रलोभन नहीं हुआ था। आखिरकार इस पैसे को स्वीकार करने का मतलब ये होगा कि घर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए बेघर होने का कोई खतरा नहीं होगा। फिर भी जू मिनकिन ने अंततः इस प्रलोभन का विरोध किया। जियांग चेन, नहीं, मैं ये पैसा नहीं ले सकता। आप और रूई रूई सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं। अगर मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ तो दूसरे हमारे परिवार के बारे में, रूई रूई के बारे में क्या सोचेंगे? जू मिनकिन लगातार अपना सिर हिलाती रही। नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। इतनी बड़ी रकम का सामना करते हुए हर किसी में मना करने की इच्छाशक्ति नहीं होती, खासकर लगभग निराशाजनक स्थिति में।
जियांग चेन को अब कुछ हद तक समझ में आ गया था कि ली शूरू ने उससे पैसों में मदद करने के लिए क्यों कहा था। आंटी, कृपया कोई दबाव महसूस न करें। ये पैसा सिर्फ एक ऋण है। जब चाचा जी ठीक हो जाएं, तो आप इसे मुझे वापस कर सकते हैं। ये राशि मेरे खाते में सिर्फ एक संख्या है। उन्होंने कहा, जहां इसकी जरूरत है वहां इसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए। माँ, जियांग चेन पहले ही कह चुका है, बस इसे स्वीकार कर लो, ली शूरू ने आगे कहा। आंटी, अगर आप वाकई पैसा स्वीकार नहीं करना चाहती और घर बेचना ही चाहती हैं, तो शायद इस पर विचार करें, जियांग चेन ने प्रस्ताव रखा। आप अपना घर मुझे क्यों नहीं बेच देते, क्योंकि इसे वैसे भी बेचा जाना है। आप क्या सोचते हैं, जियांग चेन ने सुझाव दिया। जू मिनकिन अचंभित रह गई। जियांग चेन, ये आपको भी यह समस्याजनक लगता है ना? आंखों में आंखें डालकर जू मिनकिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उनके सुनियोजित और प्रभावी ढंग से किए गए प्रयासों के कारण वह स्पष्ट रूप से प्रभावित हो रही थी। ऐसा करने से मैं इस बारे में सही कैसे महसूस कर सकती हूँ? उसने कहा। आपको मेरे साथ विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है, जियांग चेन ने जवाब दिया। उसने ली शूरू को अर्थपूर्ण नज़र से देखा। उन्होंने गंभीरता से कहा, हम एक परिवार हैं। उन दोनों युवकों को देखकर जू मिनकिन चुप हो गई। ली शूरू भी चुप थी। अंततः जू मिनकिन ने काज स्वीकार कर लिया। जू मिनकिन के हाव भाव देखकर स्पष्ट था कि उसे ली शूरू से कुछ बात करनी थी। जियांग चेन, हमेशा की तरह समझदारी दिखाते हुए, डॉक्टर को ढूंढने की पेशकश की और खुद वार्ड से बाहर जाने की पहल की। जियांग चेन आखिर किस तरह के परिवार से आती है? उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? दरवाजा लगभग बंद होते ही जू मिनकिन ने अनजाने में पूछ ही लिया। क्या उसके माता पिता दोनों ही नहीं मर चुके थे? उसके माता पिता तो गुजर चुके हैं, लेकिन वे उसके लिए काफ़ी संपत्ति छोड़ गए हैं, ली शूरू ने बिना तैयारी के कहा, क्योंकि वह खुद जियांग चेन की परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी, लेकिन उसे अपनी माँ से पहले एक कहानी गढ़नी पड़ी। विरासत। हालांकि वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन ये स्पष्टीकरण तर्कसंगत था और जू मिनकिन ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। कार्ड उठाते हुए उसने पूछा, क्या आपने उससे ये पैसे मांगे थे? नहीं, ली शूरू ने निर्णायक रूप से कहा। उन्होंने इसे अपनी पहल पर पेश किया। सचमुच? जू मिनकिन ने अपनी बेटी को गौर से देखा। ली शूरू ने शांत और खुले मन से उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, माँ, अगर वह तैयार नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि मैं उसे इतनी बड़ी रकम छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती थी? हम यहाँ 20 लाख की बात कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं, आपकी बेटी, शायद उतनी कीमत की नहीं हूँ। बकवास, मेरी बेटी अनमोल है। उस टिप्पणी से विचलित होकर जू मिनकिन का ध्यान भटक गया और वह सोचने लगी, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि वह तुम्हारे साथ इतने कम समय में इतना पैसा खर्च करने को तैयार है। जियांग चेन जैसे व्यक्ति से मिलना आपका सौभाग्य है, आपको उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। ली शूरू, जो केवल मौन धारण कर सकती थी, को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पैसों के लिए खुद को बेच रही हो, और फिर भी उसके माता पिता खरीदार के प्रति आभारी थे। 67,067 वर्तमान मूल्य भावी दामाद की पहचान अपनाकर जियांग चेन उपस्थित चिकित्सक से बात करने गया। ली शूरू के पिता की हालत उनकी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा खराब निकली। यदि प्रत्यारोपण सर्जरी नहीं की जाती तो वह शायद 1 महीने भी जीवित नहीं रह पाता, और यह एक रूढ़िवादी अनुमान था। अब सभी चिकित्सीय उपाय केवल कृत्रिम रूप से उनके जीवन को लंबा खींच रहे थे, ताकि दिल का मिलान करने के लिए समय मिल सके। फिर भी दाता हृदय के लिए प्रतीक्षा समय अनिश्चित था। क्या ली शूरू के पिता इतनी देर तक इंतजार कर सकते थे? जियांग चेन ने सोचा कि माँ और बेटी को अब तक बात करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया होगा, इसलिए वह वापस वार्ड की ओर चल पड़ा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे एक बिन बुलाया मेहमान मिला। सीनियर जियांग। बिल्कुल, लियांग जैनलुन वास्तव में आए थे। जियांग चेन ने दरवाजा बंद करते समय कोई भाव नहीं दिखाया। तुम यहाँ क्यों हो? मैं एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था और मैंने नीचे शूरुई की कार खड़ी देखी, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चाचा जी के साथ इतनी गंभीर घटना हो जाएगी। ली शूरू की ओर मुड़ते हुए जियांग चेन ने देखा कि उसका चेहरा शांत था और उसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। जू मिनकिन के सामने जियांग चेन ने स्वाभाविक रूप से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और लियांग जेनलिन के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से शिष्टाचार का आदान प्रदान किया, जैसे कि वे दोस्त हों। यहाँ तक कि ली शूरू भी उनके अभिनय कौशल की प्रशंसा करने लगी थी। अगर उसे पूरी कहानी पता न होती तो उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल होता कि उन दोनों पुरुषों के बीच इतनी दुश्मनी थी। आंटी, सीनियर जियांग शूरुई, मुझे अंकल की बीमारी के बारे में पता चला है। सच कहूँ तो मेरा एक दोस्त है जिसका रिश्तेदार अंगदान केंद्र में काम करता है और वह एक महत्वपूर्ण पद पर है। हो सकता है कि वह कुछ मदद कर सके। ये सुनकर जू मिनकिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं और यहाँ तक कि ली शूरू भी खुद को रोक नहीं पाए और उसने पूछा, सच में? बिल्कुल, ये सच है, लियांग जेनलिन ने सिर हिलाते हुए कहा। क्यों न मैं अभी जाकर उसे फ़ोन कर दूँ? शाओ लियांग, इससे तुम्हें वाकई परेशानी होगी।
जू मिनकिन ने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया। ये बस एक छोटा सा प्रयास है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। लियांग जेनेलन ने अपना फ़ोन निकाला और वार्ड से बाहर निकल गया। डोंगरा विश्वविद्यालय वास्तव में एक शीर्ष विश्वविद्यालय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, वहाँ का हर छात्र बेहद उत्कृष्ट है। जू मिनकिन अपनी खुशी को रोक नहीं पाईं। जियांग चेन ने लियांग जेनेलन के असली रंग को उजागर किए बिना केवल मुस्कुराया और ली शूरू को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा, ये सोचते हुए कि क्या लियांग जेनेलन का आना वास्तव में एक संयोग था। ली शूरू ने अपना सिर हिलाया, जिससे पता चलता था कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जियांग चेन ने उस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चाहे लियांग जेनेलन जानबूझकर अस्पताल आया हो या नहीं, अगर वह सचमुच मदद कर सकता था तो ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। जहां तक उनके और लियांग जेनेलन के बीच के मतभेदों का सवाल है, उन्हें अस्थायी रूप से दरकिनार किया जा सकता है। शाओ जियांग, तुम जाकर देखो कि इतनी देर क्यों लग रही है। काफ़ी समय हो गया है। जू मिनकिन बहुत चिंतित थी। अब जब सर्जरी की फीस तैयार थी तो बस दिल की कमी थी। जियांग चेन ने सिर हिलाया और बाहर जाने ही वाला था कि लियांग जेनेलन, जो 10 मिनट से अधिक समय से फ़ोन पर बात कर रहा था, वापस अंदर आ गया। ये कैसे हुआ? जियांग चेन ने पूछा। उन्होंने कहा कि वह इसे संभव बना सकते हैं। लियांग जेनेलन ने सिर हिलाया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जू मिनकिन बेहद खुश थीं। शाओ लियांग, मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। जियांग चेन ने तुरंत प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। उन्होंने लियांग जेनेलन के व्यवहार में कुछ असामान्य बात देखी। क्या कोई समस्या है? लियांग जेनेलन हिचकिचाया, मानो वह किसी अनकही कठिनाई को अपने अंदर दबाए हुए हो। जो भी बात हो, बस कह दो। ली शूरू भी बहुत चिंतित थी। उन तीनों की निगाहों का सामना करते हुए लियांग जेनेलन ने भौहें चढ़ाकर कहा, यह किया जा सकता है, लेकिन लाइन में आगे निकलने के लिए कई संपर्कों से गुजरना पड़ता है और कई लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या आप कह रहे हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है? जियांग चेन ने सीधे मुद्दे पर बात की। ये सही है। लियांग जेनेलन ने सीधे सीधे बात करते हुए सिर हिलाकर सहमति जताई। क्यों? जू मिनकिन अकारण ही हैरान थी और उसने चुनौती देते हुए पूछा, क्या अंगदान केंद्र में अंग दूसरों द्वारा मुफ्त में दान नहीं किए जाते? हमें फिर भी भुगतान करने की आवश्यकता क्यों होगी? आंटी, अंग तो दूसरों द्वारा मुफ्त में दान किए जाते हैं, लेकिन अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको भुगतान करना होगा, और ये तो लाइन तोड़ने के लिए भी लागू होता है। ब्लड बैंक में मौजूद खून भी दान किया जाता है, लेकिन अगर आप रक्त आधान के लिए अस्पताल जाते हैं तो क्या यह मुफ्त में हो सकता है? ये वही सिद्धांत है। ये वह क्षण था जब लियांग जेनेलन ने बहुत धैर्य दिखाया। देश भर में इतने सारे मरीज हृदय प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन पहले या बाद का मतलब जीवन और मृत्यु हो सकता है। ये तथ्य कि पैसा फर्क ला सकता है, कभी कभी अपने आप में एक आशीर्वाद होता है। मुझे डर है कि आपको वास्तव में इस बात से डरना चाहिए कि शायद कोई उपयुक्त हृदय उपलब्ध न हो, तब आपके पास कितना भी पैसा हो, वह मददगार नहीं होगा। इसके लिए कितने पैसे की जरूरत होगी? जू मिनकिन ने पूछा। लियांग जेनेलन ने उसकी ओर देखा और एक ऐसी रकम बताई जिसे स्वीकार करना असंभव था। 3 मिलियन। जू मिनकिन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। यहाँ तक कि ली शूरू भी सांस लेने के लिए हौंफने लगी। 2 मिलियन निकालना काफ़ी आसान लग रहा था, लेकिन इससे वह अपनी सीमा के काफ़ी करीब पहुँच चुकी थी। उसके चालू खाते में 6 लाख से कुछ अधिक राशि थी, जो एक सामान्य कॉलेज छात्र या यहाँ तक कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत बड़ी राशि है, लेकिन ये 3 मिलियन की तुलना में नगण्य थी। क्या वे हमें लूट रहे हैं? हम तो बस आम लोग हैं, हमें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? भावनाओं के उतार चढ़ाव के कारण जू मिनकिन ने अपना आपा खो दिया। दरअसल यह महिला हाल ही में अत्यधिक दबाव में थी और वह अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच रही थी। आंटी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि वह भी कुछ नहीं कर सकता। यही प्रचलित दर है। लियांग जेनेलन ने माफ़ी मांगी। प्रचलित दर, कितना भयावह शब्द है। यह अस्पताल के कमरे की हवा से भी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। जाने की दर, प्रचलित दर क्या है? क्या ये किसी तरह का व्यापारिक सौदा है? माँ, शांत हो जाओ। ली शूरू ने जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और फिर लियांग जेनेलन से कहा, धन्यवाद, अब आप वापस जा सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। लियांग जेनेलन ने सिर हिलाया। फिर मैं चलता हूँ। जियांग चेन और जू मिनकिन को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन करने के बाद युवा स्वामी लियांग मुड़े और दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। 3 मिलियन, हमें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? जू मिनकिन व्याकुल थी। उनका गृहनगर केवल तीसरे या चौथे दर्जे का शहर था और वहाँ मकानों की कीमतें ज़्यादा नहीं थीं। अगर वे अपना घर भी बेच दें तो भी ये पर्याप्त नहीं होगा। माँ, हमें लाइन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। ली शूरू ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। ये शब्द सुनकर जू मिनकिन ने एक जटिल और कड़वी मुस्कान दिखाई। रूई रूई, तुम अभी भी जवान हो, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें तुम पूरी तरह से नहीं समझती हो। हाँ,
हम धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरे लोग लाइन तोड़कर आगे नहीं बढ़ जाएंगे? अगर हम ये कीमत वहन नहीं कर सकते तो हमेशा ऐसे लोग होंगे जो कर सकते हैं। ली शुरू चौंक गई। वह वास्तव में अपने साथियों की तुलना में अधिक परिपक्व थी, लेकिन उसने अभी तक समाज में पूरी तरह से कदम नहीं रखा था और भले ही उसे इसके नियमों की कुछ समझ थी, ये तो बस हिम्बर्ग का एक छोटा सा हिस्सा था। जियांग चेन ने बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति की ओर देखा। दुनिया ने कभी समानता नहीं देखी। वह उस समय जू मिंकिन की भावनाओं को समझ सकता था। सबसे निराशाजनक बात आशा का अभाव नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति के बावजूद उसे समझने में असमर्थता है। इस अस्पताल में गरीबी के कारण प्रतिदिन अनगिनत लोग अपने प्रियजनों को जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। कुछ लोग तो अपने परिवारों पर और बोझ डालने से बचने के लिए इलाज बीच में ही छोड़ देते थे। एक खास फिल्म के एक संवाद ने इसे मार्मिक ढंग से वर्णित किया। दुनिया में केवल एक ही प्रकार की बीमारी होती है, ये गरीबी की बीमारी है। 68-068 बड़ा कर्ज भारी बोझ नहीं है। आप सब आगे बढ़े, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। इतना बड़ा कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, पैसे बर्बाद मत कीजिए। जू मिंकिन फिर से बिस्तर के पास बैठ गई। उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से अभी भी अस्थिर थीं और वह घर देखने के मूड में नहीं थी। जियांग चेन और ली शुरू अस्पताल के कमरे से बाहर निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि सुरक्षा एक वरदान है। सर्जरी शुल्क में 20 लाख, कतार तोड़ने के लिए 30 लाख, कुल मिलाकर 50 लाख की भारी रकम बनती है। ली शुरू ने धीरे से कहा, मैंने डॉक्टर से पहले ही पूछ लिया है। गलियारे में चलते हुए जियांग चेन ने धीरे से कहा, डॉक्टर की सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन किया जाए, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। चाचा जी शायद ज़्यादा देर तक जीवित न रह पाएं। तो आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छा समाधान कतार में आगे निकलने के लिए पैसे देना है, अन्यथा मेरे पिताजी मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जियांग चेन चुप रहा। मेरे कार्ड में अभी भी कई लाख रुपए हैं और अगर मैं कार बेच दूं तो मुझे लगभग 1.5 मिलियन रुपये मिल जाने चाहिए। ली शुरू ने न तो भाग्य को और न ही दूसरों को दोष दिया, बल्कि तुरंत समाधान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उनकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति में शांत रहना वास्तव में सराहनीय था। अगर हम सचमुच इसे नहीं चला सकते तो हमें वही करना होगा जो मेरी माँ ने कहा था और घर बेचना होगा। 1.5 मिलियन की रकम से तो सिर्फ आधा ही खर्च पूरा हो पाएगा। ली शुरू ने पहले अपनी माँ के घर बेचने के फैसले पर इसलिए असहमति जताई थी क्योंकि उसका मानना था कि वह इस संकट के दौर में अपने परिवार की मदद कर सकती है। लेकिन अब वह इच्छुक तो थी, पर बेबस थी। यह आपके परिवार का इकलौता घर है। अगर आप इसे बेच देते हैं तो आपके चाचा और चाची बाद में कहाँ रहेंगे? और क्या किया जा सकता है? हम अपने पिताजी को अस्पताल के बिस्तर पर यूं ही पड़े रहने और मरने का इंतजार करने के लिए नहीं छोड़ सकते, है ना? हमेशा शांत और गर्वित रहने वाली ली शुरू ने आखिरकार बेबसी और कड़वाहट के लक्षण दिखाए। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जियांग चेन ने शांत भाव से कहा। ली शुरू अचंभित रह गई। आप मेरी मदद करें? तुम कैसे? मेरी सहायता करो। क्या तुम भूल गए, मैं उतना गरीब नहीं हूं जितना आप सोचते हैं। जियांग चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। ली शुरू खुद को रोक नहीं पाए और वहीं रुककर उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारा मतलब है, क्या आप 3 मिलियन जुटा सकते हैं? जियांग चेन भी रुक गई और उसने सिर हिलाया। जियांग चेन, क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे समय में मजाक करूंगा? जियांग चेन की निगाहें स्थिर थीं और ली शुरू की निगाहों से मिल रही थीं। उसके चेहरे पर हंसी या हल्केपन का कोई निशान नहीं था। जैसे ही हवा का एक झोंका उठा, ली शुरू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, जिससे उसके हृदय के सागर में लहरें उठ उठीं। उसे पहले से ही अंदाजा था कि जियांग चेन उतना सीधा सादा नहीं है जितना वह दिखता है, लेकिन उसने कभी भी खुद को बहुत ज़्यादा सोचने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उसका मानना था कि उसके माता पिता से विरासत में मिले कुछ मिलियन डॉलर पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली थे। लेकिन अब जियांग चेन का व्यवहार सूक्ष्म रूप से ली शुरू को एक तथ्य बता रहा था। इस युवक की पृष्ठभूमि और क्षमता उसकी पिछली अपेक्षाओं से कहीं अधिक हो सकती है। हालांकि उसने अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी वह एक सरल सत्य को समझती थी। जो व्यक्ति सहजता से 3 मिलियन का उत्पादन कर सकता है, उसकी कुल संपत्ति कम से कम 10 मिलियन या उससे अधिक होनी चाहिए। क्या आप सचमुच मेरी मदद करने को तैयार हैं? ली शुरू की निगाहें जियांग चेन पर टिकी हुई थीं और उसने अपने चेहरे पर अपनी आंतरिक भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। अब हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जियांग चेन ने सहज भाव से कहा कि अस्पताल के ठंडे और फीके माहौल के बीच उनकी शांत मुस्कान विशेष रूप से गर्मजोशी और ईमानदारी भरी लग रही थी। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ली शुरू का दिल कांप उठा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह कहना चाहती थी कि उनका रिश्ता सिर्फ दिखावा है, लेकिन जैसे ही उसने उस मुस्कुराते चेहरे को देखा, उन आंखों में देखा, उसके सारे शब्द उसके गले में अटक गए और वह काफी देर तक कुछ नहीं बोली।
लियांग जेनेलिन ने जो कहा वह गलत नहीं है। कभी कभी अपने प्रियजनों को अपने पास रखने के लिए पैसे का उपयोग कर पाना भी एक तरह का सौभाग्य होता है। इस बिंदु पर जियांग चेन रुक गया और सोचने लगा कि अगर उस समय उसके पास वह क्षमता होती तो क्या उसके माता पिता आज भी जीवित होते। उसने हल्की सी मुस्कान दी। अब इन बातों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं रह गया है। मुझे अपना कार्ड नंबर दीजिए। क्या आपको डर नहीं है कि मैं ये पैसा चुकाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा? ली शुरू ने न तो अपना बैंक कार्ड निकालने में जल्दबाजी की और न ही आभार व्यक्त किया। वह अब भी जियांग चेन को ध्यान से देख रही थी। इससे पहले किसी भी लड़के ने उसका ध्यान इतनी गंभीरता से आकर्षित नहीं किया था। मुझे किस बात से डरना चाहिए? जियांग चेन मुस्कुराया। अब तुम इतना पैसा कमाने में सक्षम हो। इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में इंटरनेट पर एक बड़ी सनसनी बन जाएंगे। 3 मिलियन, बस इतना ही? क्या आपको लगता है कि मुझे इस बात की चिंता है कि आप अपना कर्ज चुकाने में चूक कर देंगे? इसके अलावा अगर आप कर्ज नहीं चुका सकते तो और भी अच्छा, आपको अपने शरीर से भुगतान करना होगा। ली शुरू ने एक उथली सांस ली जिसमें न तो शर्मिंदगी दिखाई दी और न ही जरा भी गुस्सा। तो मैं आपको एक आयु लिख दूंगी। ये लड़की सचमुच गर्व महसूस कर रही थी। अब उसे देखते हुए जियांग चेन को वह समय याद आ गया जब वह उससे उधार लिए गए 6000 युआन चुकाने के लिए उसके छात्रावास भवन में आई थी। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऋण लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है। ली शुरू की आंखें कांप उठीं। अस्पताल के वार्ड से निकलने और कार में बैठने के बाद ली शुरू ने आखिरकार अपना बैंक कार्ड नंबर भेज दिया। जियांग चेन ने तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। आपके बचत खाते जिसका नंबर 2450 पर समाप्त होता है में 3000 युआन की राशि स्थानांतरित की गई है। औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक। हालांकि वह जानती थी कि वह उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन लेन देन की पुष्टि करने वाला संदेश देखकर ली शुरू थोड़ी हैरान रह गई। चलिए साथ मिलकर लियांग जेनेलिन से मिलने का समय निकालते हैं। हम जितनी जल्दी इस मामले को सुलझा लेंगे आपके चाचा के लिए उतना ही अच्छा होगा। ली शुरू ने अनजाने में सिर हिलाया। उसकी आवाज़ किसी कारण से नर्म, यहाँ तक कि कोमल भी हो गई। लेकिन मैं अपनी माँ को ये कैसे समझाऊं? उसे लगता है कि आप पहले ही 2 मिलियन दे चुके हैं, क्या वह 3 मिलियन स्वीकार भी करेगी? क्या यह आसान नहीं है? जियांग चेन ने कार चलाते हुए अस्पताल से बाहर निकलते हुए हंसते हुए कहा, बस उसे बता देना कि भावी दामाद के लिए अपने ससुर की मदद करना स्वाभाविक और उचित ही है। और चूंकि वह पहले ही 2 मिलियन ले चुकी है तो अगर वह 3 मिलियन और ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आखिरकार बड़ा कर्ज दमनकारी नहीं होता। बड़ा कर्ज दमनकारी नहीं होता से आपका क्या तात्पर्य है? क्या आप और विनम्रता से बात नहीं कर सकते? ली शुरू ने उसकी ओर एक नज़र डाली। उसकी आवाज़ में गुस्से का भाव नहीं था, बल्कि उसमें थोड़ी सी नज़ाकत भी झलक रही थी। इसके अतिरिक्त उसे दामाद और ससुर होने के विचार पर कोई आपत्ति नहीं थी, जो ललित कला महाविद्यालय की उस अभिमानी युवती के लिए असामान्य बात थी। घर देखने जाते समय ली शुरू समय समय पर जियांग चेन को देखती रही, मानो उसे कुछ कहना हो लेकिन वह हिचकिचा रही हो। जो कहना चाहते हो कह दो। हिचकिचाना आपके स्वभाव के विपरीत है, जियांग चेन ने कहा, जो स्पष्ट रूप से ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ये सुनकर ली शुरू ने अपनी जिज्ञासा को और दबा नहीं पाया और सीधे पूछ लिया, आपके पास वास्तव में कितने पैसे हैं? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, 1 अरबपति। जियांग चेन ने स्टीयरिंग व्हील को सहजता से घुमाते हुए जवाब दिया। ली शुरू बिना कुछ बोले उसे देखती रही। यह मेरी निजी गोपनीयता का मामला है, मैं इसे प्रकट नहीं कर सकता, जियांग चेन ने आगे कहा, फिर अपना सिर घुमाया और शरारती अंदाज में हल्के से अपने होठों को सिकोड़ा। हालांकि अगर आप मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जाते हैं और मेरा मतलब सचमुच में है तो मैं आपको बता सकता हूं। आपके सपनों में। ली शुरू ने बिना किसी झिझक के प्रतिक्रिया दी। उसने अपना सिर घुमाकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर चिढ़ाए जाने की कोई नाराजगी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने होंठ काटे और थोड़ा सा शर्मा गई, जो कि एक दुर्लभ घटना थी। ऐसे युग में जब ईमानदारी दुर्लभ है, एक महिला का शर्म से लाल हो जाना बहुत सारे संवादों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। 69 कॉमिक्स से बाहर निकली लड़की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मोलभाव करने वाली होगी। उन दोनों ने जल्दी ही एक अपार्टमेंट पर सहमति जता दी, जिसमें आलीशान लेकिन अव्यवहारिक आकार के अपार्टमेंट के बजाय एक बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक छोटी रसोई वाला अपार्टमेंट चुना गया, जो अस्पताल से 10 मिनट से थोड़ी अधिक पैदल दूरी पर स्थित एक पड़ोस में था। परंपरा के अनुसार उन्होंने 3 महीने का अग्रिम भुगतान किया, और हालांकि मकान मालिक ने शुरू में प्रति माह 6000 की मांग की थी, ली शुरू ने कीमत में पूरे 1000 की छूट प्राप्त कर ली। ये बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि जियांग चेन ने उस पर दोबारा नज़र डाली। ली शुरू से मिलने से पहले उसे सहज रूप से लगता था कि वह खुले दिल से खर्च करने वाली लड़की है, लेकिन उसे जानने के बाद ली शुरू के बारे में उसकी धारणा लगातार बदलती रही। अफवाहों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ?
अस्पताल के पास होने के बावजूद उसका अपार्टमेंट उतना अच्छी तरह से सजा हुआ नहीं है और यह एक पुरानी इमारत भी है। 5,000 काफ़ी हैं। ली शूरू खुद किराया चुकाने पर अड़ी हुई थी और इस बात को लेकर गंभीर थी। यह मानना पड़ेगा कि उसकी दलीलें सही थीं, इसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब भी वह ये बातें कहती थी तो कुछ न कुछ अजीब सा लगता था। जियांग चेन ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देवी इतनी सरल स्वभाव की होंगी। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ली शूरू ने उसकी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, मैं ईमानदार हूँ। आपके सामने मैं खुद को देवी तो नहीं कह सकती, है ना श्रीमान? खरबपति। ली शूरू ने श्रीमान शब्दों पर जोर दिया। ट्रिलियनियर शब्द का बहुत अधिक उपयोग किया गया है। मैं व्यवहारिक होने की बात कर रहा था। ली शूरू की आवाज़ लड़खड़ा गई। जियांग चेन जोर से हंस पड़ी। पैरामिला गाड़ी वापस अस्पताल में दाखिल हुई। ठीक है, तुम वापस जा सकते हो, मैं खुद ऊपर चला जाऊंगा। जियांग चेन, जो बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, रुक गई। 200 और 300, कुल मिलाकर 5 मिलियन होते हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर मेरी माँ को इसे स्वीकार करना शायद बहुत मुश्किल होगा। मुझे उससे धीरे धीरे बात करने दो, ली शूरू ने समझाया। जियांग चेन को भी यह बात तर्कसंगत लगी। उसके सामने जू मिंकिन शायद बहुत शर्मिंदा हो जाती, इसलिए ली शूरू को उसे मनाने के लिए समय देना सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत हुआ। ठीक है फिर, रास्ते में सावधान रहें। कार का दरवाज़ा खोलते हुए और कार से बाहर निकलते हुए ली शूरू ने कोमल आवाज़ में ये कहा। ली शूरू का आपके प्रति स्नेह जोड़ 2-0। इस बार जियांग चेन को ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत उन्हें लगा कि केवल 20 की वृद्धि थोड़ी कंजूसी भरी थी। आखिरकार इस समय ली शूरू अपने जीवन के सबसे निचले, सबसे कमज़ोर दौर में हो सकती है, और उसकी मदद वास्तव में बर्फीले मौसम में कोयला भेजने जैसी थी। उनकी तमाम कोशिशों और यहाँ तक कि उनके द्वारा खर्च किए गए $3 मिलियन के बावजूद उनका स्नेह मुश्किल से 50 तक ही पहुँच पाया था। इस संबंध में जियांग चेन को किसी प्रकार की असंतुष्टि नहीं थी। ली शूरू के परिवार में हुई अचानक दुर्घटना ने अनजाने में ही उसे एक बेहतरीन अवसर प्रदान कर दिया था। 90, जो लक्ष्य कभी पहुंच से बाहर लगता था, अब कुछ ही दिनों में हासिल होने की कगार पर प्रतीत हो रहा था। जैसे ही ली शूरू नज़रों से ओझल हो गई, जियांग चेन ने अपनी नज़रें हटा लीं और कार को घुमा दिया। जैसे ही पैरामिला ने ईस्ट सी यूनिवर्सिटी के गेट में प्रवेश किया, जियांग चेन ने कुत्तों पर लाड़ प्यार करने वाले फंड के लिए अपने मौजूदा खर्चों की समीक्षा पहले ही कर ली थी। रसीद मिलने के समय से लेकर अब तक उसने 10 मिलियन से थोड़ा अधिक खर्च कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर वह अभी ली शूरू को जीतने का काम पूरा कर ले तो वह पल भर में करोड़पति बन जाएगा। करोड़पति, ये सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन वास्तविकता में समय के तीव्र विकास के साथ एक करोड़पति को अब धनी नहीं माना जाता था, बल्कि एक साधारण नागरिक माना जाता था, खासकर महंगे पूर्वी सागर क्षेत्र में। उदाहरण के तौर पर उस घर को ले जिसे जियांग चेन ने ली शूरू की मां के लिए अभी अभी किराए पर लिया था, जिसका कुल क्षेत्रफल संभवतः 60 वर्ग मीटर था। अगर इसे मौजूदा बाजार भाव पर बेचा जाए तो इसकी कीमत 5 से 6 मिलियन तक हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ईस्ट सी में रहने वाले तथाकथित करोड़पति शायद बाथरूम का खर्च भी वहन नहीं कर सकते। ये सोचते हुए जियांग चेन ने मन ही मन आह भरी, आखिर कैशबैक सिर्फ 10% ही क्यों था? क्या पूरी रकम मिल जाए तो अच्छा नहीं होगा? क्योंकि उसका मन व्यस्त था, इसलिए उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से भटकने लगा। सड़क किनारे से अचानक एक आकृति निकल आई और जब तक जियांग चेन ने प्रतिक्रिया करते हुए ब्रेक लगाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फुफकार, बाम, पलामेरा गाड़ी रुक गई और यह महसूस करते हुए कि उसने किसी को टक्कर मार दी है, जियांग चेन जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गया। सहपाठी, क्या तुम ठीक हो? कार के सामने कॉमिक बुक के किसी किरदार की तरह नाजुक चेहरे वाली एक लड़की जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी पैंट फटी हुई थी और उसकी हथेलियां छिल गई थीं, दर्द से उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके बगल में एक स्केच पैड पड़ा हुआ था। जियांग चेन जल्दी से उसके पास पहुंचा। उसने लड़की की सुंदरता की प्रशंसा करने का समय नहीं लिया। क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता भी है? लड़की की आवाज़ कानों को सुहावनी लग रही थी, मानो पत्थरों पर से बहता कोई निर्मल झरना हो। लेकिन जब उसने ऊपर देखा और उसे मारने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी बड़ी चमकदार काली आंखें एक पल के लिए थमसी गईं। मुझे बहुत खेद है, चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। जियांग चेन उसे उठाने में मदद करना चाहता था, लेकिन साथ ही वह पुरुषों और महिलाओं के बीच शिष्टाचार को लेकर भी सतर्क था, और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। गाड़ी चलाते समय ध्यान भटकना, ये वाकई उसकी गलती थी, लेकिन वह इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कोई जंगल से अचानक बाहर निकल आएगा। लेकिन किसी को मारना तो मारना ही था, वह जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। क्या आप खड़े हो सकते हैं? लड़की ने अपने कोमल होंठ सिकोड़ लिए। आश्चर्यजनक रूप से उसने और कोई गुस्सा नहीं दिखाया और लंगड़ाते हुए जमीन से उठ खड़ी हुई।
चून की कार तेज गति से नहीं चल रही थी, इसलिए संभवतः उसे गंभीर चोट नहीं लगी होगी, लेकिन उसके पीले हाथ पर खून का दृश्य वास्तव में दयनीय था। ऐसे व्यक्ति को संजोकर रखना चाहिए और उसे अपने हाथ की हथेली में सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए। जियांग चेन ने उसे स्केच पैड उठाने में मदद की और जब उसने उस पर बनी लैंडस्केप पेंटिंग देखी तो उसे समझ में आया कि वह जंगल से क्यों भागी थी। कार में बैठ जाओ। उसे खड़े होते देख जियांग चेन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी हालत को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता है कि कहीं उसे अंदरूनी चोटें तो नहीं लगी हैं। तभी उसने लड़की की अद्भुत सुंदरता पर ध्यान दिया। उसकी नाजुक नाक, कोमल त्वचा, काले पत्थर जैसी चमकदार आंखें और विशेष रूप से उसकी घनी और मुलायम चोटियां जो किसी भी पुरुष के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए काफ़ी थीं। अगर किसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति ने उसे देख लिया तो वह शायद मौके पर ही अपना आपा खो देगा और भेड़िए में बदल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की ने जियांग चेन के हाथ में मौजूद स्केचपैड की ओर हाथ बढ़ाया, मानो वह कोई हंगामा न करने का इरादा रखती हो। आपके हाथ से अभी भी खून बह रहा है, इस पर पट्टी बांधने की जरूरत है। मुझे खेद है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। जियांग चेन को पहले लगा कि वह डरी हुई है या सतर्क है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने उसे आश्चर्य से रुकने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद जियांग चेन ने अनिश्चितता से जवाब दिया। क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने आपके बारे में सुना है। हालांकि लड़की की आवाज़ में ज़्यादा गुस्सा नहीं था, फिर भी उसकी खूबसूरत भौहें दर्द से सिकुड़ी हुई थीं। चूंकि आपने मेरे बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि मैं भी ईस्ट यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। आपके हाथ पर पट्टी बांधने की सख्त ज़रूरत है और शरीर के अन्य हिस्सों की भी जांच करानी होगी। अगर आप अस्पताल नहीं जाना चाहते तो चलिए अस्पताल चलते हैं। जियांग चेन का चेहरा गंभीर था और वह यथासंभव हानिरहित दिखने की कोशिश कर रहा था। बेदाग चेहरे वाली लड़की ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने खून बहते हाथ की तरफ देखा और शायद यह महसूस करते हुए कि इस हालत में वापस जाना थोड़ा डरावना होगा, वह एक पल के लिए चुप हो गई और अंत में सिर हिलाया। जियांग चेन ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और स्केचपैड अंदर रख दिया। अंदर आना। 70-070 फ्यूचर स्कूल ब्यूटी। तुम नौजवान, इसे लड़की की रक्षा करना कैसे कहते हो? सौभाग्य से यह सिर्फ एक मामूली चोट है, लेकिन अगर इसे कोई निशान रह जाता तो वह जीवन भर के लिए होता। कितनी खूबसूरत लड़की है, क्या आपको उस पर दया नहीं आती? कॉरिडोर में डॉक्टर की फटकार का सामना करते हुए जियांग चेन शर्मिंदा होकर मुस्कुराता रहा, अपने बचाव में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ठीक है, अगली बार ज़्यादा सावधान रहना। अब आप अंदर जा सकते हैं। महिला डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गई। डॉक्टर के चले जाने के बाद जियांग चेन ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। एक शीर्ष विश्वविद्यालय होने के नाते ईस्ट सी यूनिवर्सिटी में स्वाभाविक रूप से चिकित्सा सुविधाएं थीं। हालांकि वे शीर्ष स्तर के अस्पतालों से तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन मामूली चोटों और बीमारियों के इलाज के लिए वे पर्याप्त से अधिक थे। लड़की बिस्तर के किनारे बैठी थी, उसके घायल हाथ पर पहले से ही पट्टी बंधी हुई थी। दर्द में काफ़ी कमी आ गई थी। क्या तुमने डॉक्टर को यह नहीं बताया कि तुम्हें मैंने ही टक्कर मारी थी? ये जानबूझकर नहीं किया गया था, यह महज एक दुर्घटना थी। ये लड़की न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत दयालु प्रतीत होता था, कम से कम इस वर्णन के योग्य तो था ही। अगर उसने उसे कुछ बार डांटा होता तो शायद उसे बेहतर महसूस होता, लेकिन उसका जवाब सुनकर जियांग चेन को और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। खिड़की के बाहर रात हो चुकी थी। क्या आपको कुछ खाने की ज़रूरत है? मैं जाकर इसे खरीद लूँगा। जियांग चेन को अपनी माफ़ी व्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं सूझ रहा था। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अब वापस जाना होगा। इतना कहकर वह बिस्तर से उठ गई। मैं तुम्हें ले चलूँगा। जियांग चेन ने तुरंत पेशकश की। दोनों मेडिकल रूम से बाहर निकले और वापस कार में बैठ गए। पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी लड़की ने अपना स्केचपैड पकड़ रखा था, जिससे एक उदास माहौल बन गया था। जियांग चेन कुछ कहना तो चाहता था ताकि उस अजीब सी चुप्पी को तोड़ सके, लेकिन उसे कुछ उचित सूझ नहीं रहा था। इसलिए काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा, अगर बाद में आपकी तबीयत खराब हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। एक पुरुष को इसी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। लड़की चुप रही और यह स्पष्ट नहीं था कि उसे उसका फ़ोन नंबर याद था या नहीं। उसके इस तरह जवाब देने पर जियांग चेन को बातचीत जारी रखना अनुचित लगा, इसलिए कार में फिर से सन्नाटा छा गया। गाड़ी रोको। लड़कियों के छात्रावास से अभी भी कुछ मिनट की पैदल दूरी बाकी थी, तभी लड़की ने बोलना शुरू किया। जियांग चेन ने ब्रेक लगा दिए। अपने स्केचपैड को पकड़े हुए लड़की ने कार का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। तुम्हारा नाम क्या है? एक पैर गाड़ी से बाहर निकालते ही जियांग चेन को अचानक अपना सिर घुमाकर आवाज़ लगाने की याद आई। जैसे ही दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, उसी क्षण 3 अक्षर सुनाई दिए। लुओलियर। जियांग चेन ने चुपचाप नाम दोहराया और उसे दूर जाते हुए देखा, फिर उसने दोबारा कार स्टार्ट की।
जियांग चेन, आजकल तुम मायावी ड्रैगन की भूमिका निभा रहे हो, है ना? क्या तुमने शादी कर ली और अपने दोस्तों को भूल गए? जियांग चेन को वापस आते देख गेम खेल रहा लुओ पेंग अचानक गायब हो गया और अपनी कुर्सी पर पैर मुड़कर घूमते हुए उसने चिढ़ाया। जियांग चेन ने अपने खेल के आंकड़े देखे, 1-13। बिल्कुल, ईस्ट यूनिवर्सिटी का पहला फीडर पिछले 4 वर्षों में हमेशा की तरह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लुओ पेंग को शर्म नहीं आई। वह जंगलर बेवकूफ़ था। अगर आप सहमत नहीं हैं तो एकल मैच के बारे में क्या ख्याल है? लुओ भाई, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। चेन प्लेटिनम है। उसके बगल में खड़े होकर उसका खेल देख रहे बाई जेली ने उसे याद दिलाया। तो क्या हुआ अगर वह प्लेटिनम है? अगर मेरे साथ खेलने वाले साथी इतने खराब न होते तो मैं भी चढ़ाई कर लेता। कांस्य पदक मेरा वास्तविक स्तर नहीं है। लुओ भाई, शायद तुम्हें गेम में ट्रोलिंग करना बंद कर देना चाहिए। आपके साथी खिलाड़ी आपको गालियां दे रहे हैं। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि इन कांस्य पदक विजेताओं के कौशल भले ही उतने अच्छे न हो, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक कुशल कीबोर्ड योद्धा था। लुओ पेंग को गेम से बाहर जाते देख उन्होंने तुरंत भड़काऊ टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। चैट बॉक्स में स्क्रीन पर लगातार चमकते हुए तारांकित चिन्हों की एक धारा दिखाई दे रही थी। हजारों लड़कियों का सपना खेल से बाहर हो गया। लुओ पेंग इन मूर्खों से बहस करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने अपना एलियनवेयर लैपटॉप बंद कर दिया। लुओ भाई, ऐसा करने पर तुम्हें बैन कर दिया जाएगा। क्या तुमने अपने निकनेम पर कुछ ₹1000 खर्च नहीं किए? कोई चिंता नहीं। लुओ पेंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं हॉटजॉय क्लब का सदस्य हूँ। भाई झेली चुप हो गई। ठीक है, अब और बकवास नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। लुओ पेंग को उठते देख जियांग चेन ने उत्सुकता से पूछा, तुम इस समय बाहर जा रहे हो? फिर से बार में? चलें साथी। लुओ पेंग ने तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। आप तो लगभग सफलता हासिल करने ही वाले हैं, मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? क्या क्या आपको कोई नया लक्ष्य मिला है? जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं आपको बता दूं, वह ली शुरू से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जिसने मेरे दिल को इस तरह से छू लिया हो। तुम तो हर बार यही कहते हो। जियांग चेन उदासीन था। हालांकि वो पूरी तरह से प्लेबॉय नहीं था, लेकिन उसका दोस्त एक पक्का औरतबाज था। लियांग जेलुन से शायद एकमात्र अंतर यही था कि वह किसी और की प्रेमिका के पीछे नहीं पड़ा रहता था। इस बार मैं सच में गंभीर हूँ। अगर वह सचमुच मेरे साथ आ जाती है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसके साथ पूरे दिल से पेश आऊँगा और फिर कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। लुओ पेंग ने दृढ़ विश्वास के साथ बात की। ये सुनकर जियांग चेन को थोड़ी दिलचस्पी हुई। किस लड़की में इतना आकर्षण होता है? वह प्रथम वर्ष की छात्रा है। ली शाओ शौचालय से बाहर निकलते हुए हंसते हुए बोली। नवा आगंतुक। जियांग चेन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लुओ पेंग, तुम इस उम्र में भी नई घास काट रहे हो? दफा हो जाओ, ये बूढ़ी गाय कोमल घास कैसे खा रही है? मैं अब तुम लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। जब उन्होंने लुओ पेंग को जाते हुए देखा तो जियांग चेन ने आह भरी। ऐसा लगता है कि एक और भोली लड़की को नुकसान पहुंचने वाला है। ऐसा जरूरी नहीं है, भाई जेली ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई लुओ इस बार दुम दबाकर लौटेंगे। ये देखकर जियांग चेन कुछ हद तक अचंभित रह गया। आखिरकार उनके छात्रावास में रहने वाला लुओ पेंग निस्संदेह प्रेम प्रसंगों का उस्ताद और लड़कियों को पटाने का पारखी था। अपनी अच्छी शक्ल सूरत और मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वह लगभग हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा और उसने कभी हार का सामना नहीं किया था। स्थिति क्या है? क्या उस लड़की के मानदंड बहुत ऊंचे हैं? कम से कम वह ली शुरू से तो बदतर नहीं होनी चाहिए। ली शाओ भी बातचीत में शामिल हो गईं। ली शाओ कभी भी निरर्थक बातें नहीं करते थे और ली शुरू के अभिमानी और घमंडी स्वभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था। जियांग चेन की जिज्ञासा बढ़ती गई। वह कौन है, इतनी प्रभावशाली? अभी तो आप फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं और पहले से ही स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के रूप में पहचानी जा रही हैं। आप ही बताइए कि क्या ये प्रभावशाली है? जियांग चेन ने ली शाओ को आश्चर्य से देखा। क्या हमारे स्कूल में कोई स्कूल की सुंदरी है? पहले ऐसा कोई नहीं था, लेकिन जल्द ही ऐसा होने की संभावना है। ये सर्वविदित है कि कक्षा या विभाग में सुंदरता होना सामान्य बात है, लेकिन स्कूल की सुंदरता को परिभाषित करना कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि लोगों के बीच पसंद बहुत भिन्न होती है और मानदंड भी अलग अलग होते हैं। इसके अलावा स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब स्कूल के सम्मान से अधिक जुड़ा होता है, इसलिए इस पर जल्दबाजी में निर्णय लिए जाने की संभावना और भी कम होती है। इस प्रकार ईस्ट सी यूनिवर्सिटी में कभी भी कोई सर्वमान्य सुंदर छात्रा नहीं रही। अगर वह जूनियर छात्रा स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाती है तो मैं उसके समर्थन में वोट दूंगा। यहाँ तक कि बाई जेली, जिसकी रुचि केवल अपनी पढ़ाई में थी, ने भी यही बात कही। जिस लड़की के पीछे लुओ पेंग पड़ा है, क्या वह वही है? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ली शाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। भाई लुओ और लुओ ली एक सचमुच उपयुक्त नहीं हैं।
कई वर्षों तक एक ही छत के नीचे रहने के कारण वे एक दूसरे की जीवन शैली से अच्छी तरह परिचित थे और बाइजेली के शब्द जियांग चेन द्वारा हानिकारक होने के बारे में कही गई बातों से बहुत अलग नहीं थे, बल्कि अधिक चतुराई से कहे गए थे। लुओलियर, जियांग चेन की आंखें झपकी, मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। हाँ, उसका नाम लुओली एर है। हमारे स्कूल में शायद 10 में से 7 लड़के उसे अपनी आदर्श लड़की मानते हैं। भाई लुओ के लिए उसका पीछा करने में सफल होना शायद उतना ही मुश्किल है जितना विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में हजारों सैनिकों के बीच एक लकड़ी के पुल को पार करना। जियांग चेन का चेहरा भावहीन हो गया और वह आगे कुछ भी नहीं सुन सका। लुओलियर, क्या वह वही लड़की नहीं थी जिससे वह अभी अभी टकराया था?